गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो ऐसा है, हम लोग आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और आज जो अर्ली बर्ड बैच है उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ जो थोड़ा सा बचा हुआ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का पार्ट है वो हम देख लेंगे संडे वगैरह को। सो उसके बाद फिर ऑलमोस्ट कुछ बचेगा नहीं, कोई डाउट नहीं रहेगा। चालू करते हैं आज के टॉपिक से। पहले हम देख लेते हैं हमने अब तक जो देखा इसमें हमने क्या समझा था। पिछली क्लास में हमने देखा था सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसमें हमने इफेक्ट्स ऑफ यूसेज देखे। इफेक्ट ऑफ यूसेज का क्या मतलब है? जो तौर तरीके चले आ रहे हैं वो चीजें भी लॉ का हिस्सा बन जाती है और इसीलिए उसको भी लॉ इंटरप्रीट करने में आप काम में ला सकते हैं। तो ये कोई भी लॉ हो सकता है। खास तौर पे आप पुराने जो कानून है उनमें देखेंगे, जो पुराने कानून है उसको ये पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने ऑलरेडी देख चुके हैं इसमें। पहली चीज थी द कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। आपको ऐसा पूछा जा सकता है ऑप्टिमा लेगम इंटरप्रेस्ट एस्ट कॉन्स्टिट्यूडो का क्या मतलब है। सो आपको लिखते आना चाहिए द कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। या ऐसा पूछा जा सकता है कॉन्टेम्प्रेनिया एक्सपोजिटो एस्ट ऑप्टिमा एट फॉर्टिज्म इन लेगे, इसका क्या मतलब है? सो इसका मतलब है द बेस्ट वे टू रीड अ डॉक्यूमेंट और अ लॉ इज टू रीड इट एज इट वुड हैव बीन रेड व्हेन मेड। सो जब वो बनाया गया तो उस वक्त उसको किस प्रकार से पढ़ा गया होता। सो वैसा आपको इसको समझना पड़ता है। सो ये दो मैक्सिम आपको याद रखना है, भले ही आपको एग्जाम में लिखने को ना आए बट ऐसा एमसीक्यू नेचर के पैटर्न में ये आ सकते हैं क्वेश्चंस। ये वाले चैप्टर में आपको केस स्टडी के बदले डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना है। आपको सीधा सीधा पूछ लेगा एक्सप्लेन द रूल ऑफ एजुस्डेम जेनेरिस। सो आपको लिखते आना चाहिए, ठीक है। फिर हमने अगला रूल पढ़ा था एसोसिएटेड वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड इन कॉमन सेंस मैनर, जिसमें हमने देखा था नॉस्किटर असोसिस का रूल लगता है। नॉस्किटर असोसिस का मतलब होता है नोन बाय द एसोसिएट्स। सो ये एक्चुअली एजुस्डेम जेनेरिस का बड़ा भाई है। एजुस्डेम जेनेरिस का मतलब था ऑफ द सेम काइंड एंड स्पीशीज। सो एजुस्डेम जेनेरिस में आपने देखा था कि जो जनरल कॉमन वर्ड्स है वो आखिर में आते हैं, पहले स्पेसिफिक वर्ड्स आएंगे और जनरल वर्ड्स बाद में आएंगे। पर नॉस्किटरा सॉसेस में जनरल वर्ड्स कहीं भी आ सकते हैं। सो जब भी जनरल वर्ड्स किसी स्पेशल वर्ड के साथ जोड़े जाते हैं तो ऐसे केसेस में वो जनरल वर्ड्स कलर लेते हैं फ्रॉम द स्पेसिफिक वर्ड्स। इसके बाद हमने इंटरनल एज टू इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के ऊपर चर्चा चालू किए थे, जिसमें हमने लॉन्ग टाइटल देखा था। सो शॉर्ट टाइटल हमने देखा पहले। शॉर्ट टाइटल का मतलब है इट इज द नेम ऑफ द एक्ट, नेम ऑफ द स्टैट्यूट। सो जो भी कानून है उसका नाम जो है दैट इज शॉर्ट टाइटल। जैसे द कंपनीज एक्ट 2013 दैट इज द शॉर्ट टाइटल। पर जो लॉन्ग टाइटल है वो सिर्फ नाम नहीं है, वो उसका गांव प्राणी वस्तु सब बता देता है। हमने इवन इसके ऊपर वीडियो देखे थे। सो हमने देखे थे अय्यर जी आए थे, उन्होंने आपको समझाया कि लॉन्ग टाइटल क्या होता है और शॉर्ट टाइटल क्या होता है। सो जब लॉन्ग टाइटल की हम बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइटल एक्चुअली पूरा डिटेल में बता देता है उस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में। लाइक आपने आगे पढ़ा था एग्जाम्पल के रूप में, वैसे मैंने आपको कंपनीज एक्ट लाके भी बताया था। कंपनीज एक्ट में जो टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज है, इसको लॉन्ग टाइटल भी बोल सकते हो आप और इसी को आप प्रियम्बल भी बोलते हो। तो नए एक्ट में दोनों में से एक ही चीज आपको देखने को मिलती है। प्रियम्बल भी सिमिलर चीज है। लॉन्ग टाइटल और प्रियम्बल को रूल्स भी सेम लगते हैं। दोनों को आप इंटरप्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं बट ओनली इन केस ऑफ एम्बिग्यूटीज। अगर क्लियर टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है तो लॉन्ग टाइटल या प्रियम्बल यूज नहीं किया जाएगा। बट लॉन्ग टाइटल और प्रियम्बल क्योंकि ऑब्जेक्ट स्कोप बताता है इस किसी भी एक्ट का, तो इसीलिए इसको आप पढ़ सकते हैं जब एम्बिग्यूटीज होगी। ये हमने देखा था। फिर इसके बाद हमने देखा था हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर। किसी चैप्टर का हेडिंग या टाइटल को यूज कर सकते क्या? तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं। पर यहाँ पे फिर से दो व्यू हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको हमेशा रेफर करना चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं इसको सिर्फ तब रेफर करना चाहिए जब एम्बिग्यूटीज होगी। अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो आपको एग्जाम में क्या लिखना, ये एक दिक्कत आ जाती है। देखो ये जितने भी पॉइंट्स है ना आज जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे लॉन्ग टाइटल पढ़ चुके हैं हमने, प्रियम्बल, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। बहुत छोटे आएंगे, 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क के। सो आपको उसको शॉर्ट में ही लिखना है, ठीक है। तो उसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते ऐसा पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैट्यूट।
सो आपको उसमें ये दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। स्क्रीन नहीं आ रही, एक सेकेंड। सो शेयर्ड तो है, स्क्रीन आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, ऐसा है। सो मैं बता रहा था हेडिंग के बारे में, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। सो हेडिंग एंड टाइटल यूज कर सकते नहीं कर सकते, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको जैसा आंसर दिया वैसे ही आपको भी डिप्लोमेटिक लिखना पड़ेगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसको हमेशा यूज कर सकते हैं, और कुछ लोग बोल सकते हैं सिर्फ इन केस ऑफ एम्बिग्यूटीज आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको भी हमने एक एग्जाम्पल के साथ देखा था। तो एग्जाम्पल में थोड़ा आपको और आसान लैंग्वेज में लाके बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये कुछ पर्टिकुलर चीजें नहीं पता है। अभी आपने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं पढ़ा, और ये आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना, हम बिजनेस वाली चीजें पढ़ते हैं। सो आपने देखा होगा, आप जितने भी चीजें पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं, लॉ में पढ़ रहे हैं, सब बिजनेस से रिलेटेड है। और इसीलिए आप यहाँ पे सिविल लॉज देखते हैं। आप क्रिमिनल लॉज पढ़ते हुए जनरली नहीं देखेंगे अपने आप को, क्योंकि हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस लॉज ही हम पढ़ते हैं। और इसीलिए आपको ये सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी ये प्रकार के कानून नहीं है। और इसीलिए फिर ये कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ये सब चीजें क्या होती है, ये आपको नहीं समझता अभी। और इसीलिए मैं इसको आसान शब्दों में लाके आपको बताता हूँ। आसान शब्दों में मैंने बता दिया था कि कानून में लिखा था कि आपको कॉग्निजेंस करना है। कहाँ लिखा था? हेडिंग में। हेडिंग में लिखा था कि आपका डिसीजन आ जाना चाहिए विद इन 6 मंथ्स। लेकिन जब आप उस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं अंदर तक के, तो पता लगता है कि डिसीजन लाने के लिए 6 महीने का टाइम नहीं है। 6 महीने का टाइम जो दिया है, इट इज ओनली फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। और बाद में डिसीजन हो सकता है इसके बाद भी हो। ठीक है, तो हेडिंग पढ़ के आपको हो सकता है कि कुछ मिसकम्युनिकेट हो, लेकिन फिर भी जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मेन जो चीज है वो है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को आपको ध्यान रखना है। प्लेन टेक्स्ट को कभी भी ये चीजें ओवरराइट नहीं करेंगी, अभी तक जो हमने पढ़ा। ये था अब तक हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मार्जिनल नोट्स, जैसा कि मैंने आपको एक एक्ट की कॉपी लाके बता चुका हूं। आपको अब पता है कि ये सब चीजें होती क्या है। मेरा मकसद वही था कि आपको मैंने एक्ट की कॉपी क्यों बताया, क्योंकि आपको समझे कि ये क्या होता है, मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं, कहाँ लिखे होते हैं। ये आपको देख के समझ में आना चाहिए। ठीक है। सो एक सेकेंड, थोड़ा ऐप में तकलीफ है लगता है आज, अपने टीम्स वाले ऐप में। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि मैसेजेस गायब हो रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ तो भी हो रहा है। ठीक है। मार्जिनल नोट्स, अगला पार्ट। मार्जिनल नोट्स क्या होता है? कई बार एक्ट में कुछ लिखा होता है मार्जिन में। मार्जिन में जो लिखे होते हैं मार्जिनल नोट्स। सिंपल सी बात। अब क्या ये यूज किए जा सकते हैं? तो आंसर इज नो। जनरल रूल है, नहीं किए जा सकते। अब यहाँ पे भी कुछ कुछ मत बदलते हैं, कुछ कुछ लोग बोलते हैं यूज कर सकते हैं, पर हम लिखेंगे नहीं कर सकते। द जनरल रूल इज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है मार्जिनल नोट्स यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक कानून पढ़ते टाइम करते हैं आप। कौन सा कानून? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो मार्जिनल नोट्स आपको रेफर करना पड़ता है फॉर कॉन्स्ट्रिंग एन एक्ट, उसको आप यूज कर सकते हैं। यहां डिपेंड करता है आप पढ़ क्या रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम आप मार्जिनल नोट्स को यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट करना है। बट अगर आप अदर लॉस पढ़ रहे हैं, कोई भी अदर, तो ऐसे केसेस में आप मार्जिनल नोट्स नहीं पढ़ेंगे। आपका जनरल रूल यही है कि मार्जिनल नोट्स नहीं देखे जाते फॉर कॉन्स्ट्रिंग द एक्ट। पढ़ सकते हैं आप, पढ़ेंगे, बट इंटरप्रिटेशन में उसकी हेल्प नहीं लेंगे आप, क्योंकि मार्जिनल नोट्स में क्या लिखा है? सिर्फ ये लिखा है कि ये नया सेक्शन आया। इससे कुछ मिल नहीं रहा है आपको। अल्टीमेटली ये जो मार्जिनल नोट्स है ये यूज नहीं करते हैं हम। ठीक है, पढ़ते हैं हम, बट हम ये यूज नहीं करते कुछ इंटरप्रिटेशन के लिए। मतलब निकालने के लिए आप उसको यूज नहीं करोगे। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ध्यान रखो हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी चीज आप यूज कर सकते हैं। इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल क्यों? क्योंकि ये कानून के अंदर की चीज है। लॉन्ग टाइटल कानून के अंदर ही होता है, प्रियम्बल एक्ट के अंदर ही होता है, एक्ट का हिस्सा होता है। हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर्स एक्ट में लिखा होता है। फिर मार्जिनल नोट्स एक्ट में लिखा होता है। ठीक है, तो देखो शायद कुछ तकलीफ हो रही है, फिर से एक मैसेज आया फ्रीज हो गए। ठीक है।
आगे पीछे चल रहा है, मैसेज भी लेट आ रहे हैं मुझे, ठीक है। सो मार्जिनल नोट्स यूज नहीं कर सकते, द जनरल रूल इज मार्जिनल नोट्स यूज नहीं कर सकते। सो देखो, ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग resort to marginal notes for construing an enactment, ठीक है, तो वैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट जनरली लोग क्या मानते हैं कि ये यूज नहीं कर सकते। द जनरल व्यू, the generally held view is that the marginal notes appended to a section cannot be used for construing the section. In CIT versus Ahmed Bhai, Umar Bhai and Company, so केस हुआ था, CIT means Commissioner of Income Tax versus अहमद भाई, उमर भाई एंड कंपनी, सुप्रीम कोर्ट का केस है। पतंजलि शास्त्री जो जज साहब थे, हैड डिक्लेयर्ड, उनके शब्दों में बताया गया है, मार्जिनल नोट्स इन एन इंडियन स्टैट्यूट एज इन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी रेफर्ड टू। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उन्होंने बोल दिया इट कैन नॉट बी रेफर्ड टू फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूइंग द स्टैट्यूट। सो ये आपका जनरल रूल हो गया। एंड द सेम व्यू हैड बीन टेकन इन मेनी अदर केसेस। Many cases show that reference to marginal notes may be permissible in exceptional cases for construing a section in a statute. However, ये पॉइंट ध्यान रखो, however, marginal notes appended to articles of the constitution, articles यानी क्या होते हैं? So articles means जैसे sections लिखे होते हैं, उसी प्रकार constitution में articles लिखे हुए हैं। So articles of a constitution have been held to be part of the constitution as passed by the constituent assembly and therefore have been made use of in construing the articles. So constitution जब आप पढ़ते हैं तब आपको ये यूज करना है। एग्जाम्पल दिया आपको, आर्टिकल 286 of the constitution furnishing prima facie some clue as to the meaning and purpose of the article, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 286 है, सो उससे आपको लिंक मिलती है, ठीक है। तो आपको फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी हमारे कोर्स में नहीं है। अब प्राइमा फेसी का क्या मतलब है? वैसे मैंने कई बार आपको बता दिया हूं कि प्राइमा फेसी का मतलब होता है कि जनरली हम मानते हैं, इनफैक्ट जनरली भी नहीं होता। प्राइमा फेसी का मतलब है इट इज कंसिडर्ड एज करेक्ट अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। जब तक इसके विपरीत कुछ प्रूव नहीं होता तो इसको हम वैलिड मानते हैं। सो हम यहाँ पे भी इसको यूज करेंगे, ठीक है। कब? जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, बाकी केसेस में नहीं करेंगे। अगला पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, जो इंटरनल एड में कवर होता है, डेफिनेशंस, डेफिनेशनल सेक्शंस या इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस। सो कई बार डेफिनेशंस दी होती है एक पर्टिकुलर एक्ट में, क्या आप उनको यूज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, कि बात ही नहीं आती, वो करना ही है आपको। सो जो डेफिनेशंस यूज की गई है इन दी स्टैट्यूट, उस पर्टिकुलर कानून के लिए आप वही डेफिनेशन पढ़ेंगे अनलेस इट इज रिपग्नेंट। सो ये भी ऑलरेडी आपको पता है। जैसे आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट में अगर कंपनी डिफाइन किया है तो वो जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट में जहां जहां कंपनी वर्ड आएगा वहां वहां लगेगी। वैसे ही कंपनीज एक्ट में अगर सिक्योरिटी के बारे में बताया है तो वो सिक्योरिटी जो डिफाइन किया है वो हर जगह लगेगी, ठीक है। सो अनलेस देयर इज एनी रिपग्नेंसी, जैसे कहीं उसका मतलब अलग है तो वहां पे फिर यूज नहीं करोगे उसी एक्ट में। जैसे कंपनीज एक्ट में कहीं सिक्योरिटी आया तो आप क्या मानोगे? शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह वगैरह। लेकिन समझो कहीं पे लिखा था सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स की सिक्योरिटी बोल रहे हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब अलग है, तो इसको हम बोलते हैं रिपग्नेंसी। रिपग्नेंसी का मतलब होता है कि यहाँ पे विपरीत जा रही है वो डेफिनेशन। अगर यहाँ पे आप सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर्स बोलोगे तो ये तो मीनिंग ही नहीं निकलेगा। सो इसीलिए डिपेंड करेगा। तो जनरल रूल है कि उस एक्ट में अगर डिफाइन की है कोई पर्टिकुलर चीज तो वो वहीं पे लगेगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा पॉइंट है। जैसे आपको याद होगा मैंने शुरुआत में आपको बताया था, जब जब मैं रजिस्ट्रार बोलूंगा आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मानेंगे, अनलेस जब तक मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलूं। कई जगह पे रजिस्ट्रार ऐसा भी आता है जहां पे रजिस्ट्रार का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नहीं है, जहां पे रजिस्ट्रार का मतलब है जो रजिस्ट्रार शेयर्स वगैरह की रजिस्ट्री करता है। कंपनी कई बार शेयर ट्रांसफर एजेंट और रजिस्ट्रार को अपॉइंट करते हैं। सो ये रजिस्ट्रार मीन्स आरओसी नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो the legislature has the power to embody in a statute itself the definition of its language and it is quite common to find in the statute definitions। तो हर
स्टैट्यूट में, हर कानून में डेफिनेशंस होती ही हैं, भले ही हर चीज की नहीं हो, बट काफी कुछ जो रिपीट होती हैं उसमें चीजें, उसकी डेफिनेशंस उसमें होती हैं ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द स्टैट्यूट. When a word or phrase has been defined as having a particular meaning in the enactment, so it is that meaning alone which must be given to it in interpreting a section of the act unless there be anything repugnant in the context. So मतलब वही है, अगर कोई रिपग्नेंसी आ रही तो फिर आप वो नहीं मानोगे. जैसे सिक्योरिटी का एग्जांपल याद रख सकते हैं, हर जगह जहां जहां सिक्योरिटी वर्ड आएगा तो आप क्या मानेंगे? तो आप मानेंगे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सिक्योरिटी हो गई. लेकिन अगर कहीं पे सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स वर्ड लिखा है, तो ऐसे केसेस में उनको सिक्योर करने की बात हो रही कि अगर कंपनी जा रही है स्टेट छोड़ के, तो क्रेडिटर्स की सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रखना है. तो इसका यह मतलब नहीं कि क्रेडिटर्स के जो शेयर्स, डिबेंचर्स है उनका ध्यान रखेंगे. इसका मतलब है क्रेडिटर्स का जो पैसा देना है वो पैसा सिक्योर होना चाहिए. सो वहां फिर सिक्योरिटी अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको शेयर्स, डिबेंचर्स मानोगे तो इट विल क्रिएट रिपग्नेंसी. ठीक है, सो ऐसा है. फिर द कोर्ट कैन नॉट इग्नोर द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन. इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, अगर उसमें दिया है आपको तो वो डेफिनेशन आपको इंटरप्रेट करने को यूज करना ही है. So the court cannot ignore the statutory definition and try and extract what it considers to be the true meaning of the expression independently of it. The purpose of definition is twofold. ये already आपको पता है. पहली चीज है to provide a key to proper interpretation of the enactment. So एक meaning देना particular word को. जैसा हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट में पढ़ा था कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन है, वैसे ही यहाँ पे भी है कि एक जगह अगर कंपनी वर्ड आ रहा है तो जहां जहां उसमें कंपनी आएगा तो वही उसकी मीनिंग आएगी. ठीक है. सो की टू प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, तो मीनिंग डिफाइन कर दिया, आप वो यूज करोगे फॉर द होल एक्ट. एंड दूसरी चीज क्या थी? टू शॉर्टन द लैंग्वेज. हर जगह आपको बार बार वो चीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं. नहीं तो जहां जहां प्रोस्पेक्टस वर्ड आ रहा, बार बार प्रोस्पेक्टस का मतलब ये है, प्रोस्पेक्टस का मतलब ये है, वो डिफाइन करना पड़ा होता. सो इसीलिए वो करने की जरूरत नहीं. एक बार डिफाइन कर दिया प्रोस्पेक्टस मींस क्या, तो वो डेफिनेशन थ्रू आउट द एक्ट लगेगी. ठीक है. सो जनरली सेक्शन जो होते हैं ना, वो थ्रू आउट द एक्ट के लिए डेफिनेशन बताते हैं. जैसे सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, जो शुरुआती सेक्शंस होते हैं, जो डेफिनेशनल सेक्शंस होते हैं, ये बताते हैं वो वाली डेफिनेशन जो पूरे एक्ट में लगेगी. पर कभी कभी कोई कोई डेफिनेशन ऐसी होती है जो कि पूरे एक्ट में लगाने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज पे लगेगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगी. जैसे कि आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा होगा. सो ऐसा मैं मान के चलता हूं आपने पढ़ा है. सो पढ़ना ही पड़ता है अब. सो पढ़े हैं आपने. इनकम टैक्स एक्ट में आपने क्या पढ़ा? रिलेटिव की डेफिनेशन. सेक्शन 2 क्लॉज 41 रिलेटिव को डिफाइन करता है. ये जो डेफिनेशन है ये पूरे एक्ट में लागू होती है एक प्रकार से. रिलेटिव का क्या मतलब है? पर वहीं पे जब आप सेक्शन 56(2)(10) पढ़ते हैं, 56(2)(10) गिफ्ट्स, गिफ्ट्स का टैक्सेशन जब आप पढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेक्शन 56(2)(10 याद होगा आपको. सो 56(2)(10 जब आप ये पढ़ते हैं, इसमें आप देखते हैं इसमें भी रिलेटिव डिफाइन किया है. और इसमें जो रिलेटिव की डेफिनेशन आपको दिखेगी, फिर ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ यहीं पे लगेगी, क्योंकि ये रिलेटिव सिर्फ गिफ्ट के लिए बताया गया है. बाकी जो जनरल डेफिनेशन है 241 में, सेक्शन 2 क्लॉज 41 में, वो डेफिनेशन पूरे एक्ट को लागू होगी. लेकिन यहां पे जो डिफाइन की गई है 56(2)(10 में, 56(2)(10 में, ये डेफिनेशन अप्लाई होगी जब सिर्फ गिफ्ट की चर्चा हो रही है कि गिफ्ट लिया दिया है, ये देखना है, तो आप यहां की डेफिनेशन लगाओगे. ठीक है. सो ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है. आपने पढ़ के देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि इतनी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि आप अगर अपने कोई चाचा जी या किसी मौसी जी को गिफ्ट देंगे तो ये गिफ्ट टैक्सेबल में कवर होता है, और मौसी जी या चाचा जी आपको देंगे तो ये टैक्सेबल में नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए रिलेटिव है, पर आप उनके लिए रिलेटिव नहीं. मींस आप जब उनको गिफ्ट देंगे तो टैक्स प्लानिंग है, और ये बहुत सोच समझ के बनाई गई है. आप सोच के देखो, जनरली क्या होता है, जो बड़े हैं वो छोटों को गिफ्ट देते हैं. अगर छोटा बड़े को गिफ्ट दे रहा है तो यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ टैक्स प्लानिंग है. सो इस प्रकार से बहुत ज्यादा सोच समझ के ये जो डेफिनेशन है बनाई गई है. सो उसमें आप एक एंगल से देखोगे तो रिलेटिव आता है, दूसरे से देखेंगे तो रिलेटिव नहीं आता.
सो मैं चाचा जी का रिलेटिव, चाचा जी मेरे रिलेटिव नहीं। सो इस प्रकार से बनाई गई है। सो ये डेफिनेशन लेकिन सिर्फ वहीं लगेगी, 56(2)(10) में लगेगी, ठीक है, 56(2)(10) में। सो डेफिनेशंस जनरली जो मेन डेफिनेशंस है, डेफिनेशनल क्लॉज में दी गई है, वो पूरे एक्ट को लगती है। पर कभी कभी स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है तो दैट विल अप्लाई ओनली टू दैट स्पेसिफिक पोर्शन ओनली, ठीक है। So the main intention of the definition is twofold. The first is to provide key to the interpretation, and the second is to shorten the language of the enactment part by avoiding repetition of the same words contained in the definition part every time the legislature wants to refer to the expression contained in the definition. So बार बार आपको कंपनी डिफाइन करने की जरूरत नहीं रहेगी, मेन सेक्शन में आपने डिफाइन कर दिया है डेफिनेशन में, और बाद में जब भी आएगा तो आप ऑटोमेटिकली वही मानेंगे। बाद में जब भी कंपनी वर्ड आ रहा है तो मैं उसमें फॉरेन कंपनी नहीं पकड़ूंगा। सो कंपनी बोला मीन्स सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। सो ऐसा है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डेफिनेशंस में बी अंडरस्टूड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। सो ऑलरेडी वैसे हमने पढ़े हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट में, अगेन हम फिर से देख रहे हैं। सो देखते हैं, थोड़ा सा मैं और डीप में जाऊंगा इसमें। रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव डेफिनेशन। रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन आपको पता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि कंपनी मींस, सो ये हो गई रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया है, मींस। और दूसरी रहती है एक्सटेंसिव डेफिनेशन, जैसा कि आप जीएसटी में पढ़ते हैं, सप्लाई इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स यानी इसमें और भी चीजें आ सकती है, ये एक्सटेंड हो रही है टू मेनी अदर थिंग्स। पर हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी मींस लिखा होगा बट स्टिल हो सकता है कि वो एक एक्सटेंसिव डेफिनेशन हो। ऐसा कैसे हो सकता है, मींस लिखने के बाद एक्सटेंसिव कैसे होगी? आपको भी लग रहा होगा सर मींस है ना, खत्म हो गया होता। सो नहीं, कभी कभी एनी वर्ड यूज कर दूंगा मैं। जैसे मैंने लिखा कि समझो फूड मींस एनी टाइप ऑफ वेजिटेबल। अब यहां पे जितने वेजिटेबल है वो सब फूड में कवर हो जाएंगे। सो ये एक्सटेंसिव डेफिनेशन है, भले ही मींस वर्ड यूज किया हूं बट जैसे ही मैंने एनी वर्ड जोड़ दिया सो इट विल बिकम एक्सटेंसिव। सो इवन इफ मींस वर्ड यूज किया है तो भी ये एक्सटेंसिव हो सकती है, ठीक है। सो जनरल रूल ये है कि मींस आप लिख देते हैं तो वो रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, एग्जॉस्टिव हो जाती है, पर कभी कभी रूल्स बदल भी सकते हैं। तो इसीलिए आपको पूरे सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट को साथ में लेके पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको एक कानून की पूरी समझ आती है। देखते हैं। सो the definition of a word or expression in the definition section may either be restricting of its ordinary meaning or may be extensive of the same। तो दो प्रकार से डेफिनेशन हो सकती है, restrictive और extensive। when the word is defined to mean such and such, the definition is prima facie restrictive and exhaustive। so ये exhaust हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। we must restrict the meaning of the word to that given in the definition section only। but where the word is defined to include, जैसे supply includes, उसमें दिया गया है फिर सेल, बार्टर, ट्रांसफर, ये सब चीजें बोली गई है, एक्सचेंज, लीज, ये सब चीजें क्या है, ये सब एक एग्जाम्पल के रूप से हैं। so but where the word is defined to include such and such, the definition is prima facie extensive। here the word defined is not restricted to the meaning assigned to it but has extensive meaning, it will extend, which also includes the meaning assigned to it in the definition section। we may also find a word being means and includes। so कभी कभी means और includes दोनों लिखा होता है, जैसे share means a share in the share capital of the company and includes a stock। तो ऐसे केस में अगेन इट इज रिस्ट्रिक्टिव, इट इज एग्जॉस्टिव, खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर ये भी देखे थे हमने, ऑन द अदर हैंड अगर वर्ड्स यूज किए टू अप्लाई टू एंड इंक्लूड, इसको लगेगा और ये भी आएगा तो अगेन इट इज एक्सटेंसिव, ठीक है, अप्लाई टू एंड इंक्लूड। एक और एग्जांपल दिया है, द यूसेज ऑफ वर्ड एनी, अगर एनी वर्ड यूज किया जाता है in the definition connotes extension for any is a word of, for any is a word of every wide meaning। so for means yeah, because any is a word of every wide meaning
एंड प्राइमा फेसी द यूज ऑफ इट एक्सक्लूड्स लिमिटेशन। तो जैसे मैंने एनी वर्ड यूज किया तो इट विल इंक्लूड मेनी थिंग्स, ठीक है। It has been a universally accepted principle that where an expression is defined in an act, it must be taken to have throughout the act. So अगर act में define किया है तो throughout the act, the meaning assigned to it by the definition, unless by doing so any repugnancy is created in subject or context. ठीक है, तो ऑलरेडी हमने ये एग्जाम्पल्स के साथ देख चुके हैं। सो आपको याद होगा, सो हमने ऑलरेडी ये सब चीजें जब हम पढ़ रहे थे एक्ट, तभी मैंने बता चुका हूं कि रजिस्ट्रार मीन्स हर जगह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फिर कई जगह पे मैं रोक दिया था आपको, मैंने बोला था यहां रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी नहीं है, वहां पे रजिस्ट्रार का मतलब क्या है, तो जो कंपनी ने रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया है कि ये रजिस्टर तुम मेंटेन करो, वो रजिस्ट्रार कहलाएगा। सो ये मैंने आपको बताया था जब ट्रांसफर ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे। सो ये चीजें आपने प्रैक्टिकली एक्ट में देख चुके हैं। तो ये जनरली हम आखिर में इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि मेन जो आपने कंपनीज एक्ट वगैरह पढ़ चुका है, उसके बाद जब ये पढ़ते हैं तो आपको उसकी पूरी एक आइडिया होती है और साथ साथ में आपको ये समझ में आता है अलोंग विथ ऑल द एग्जांपल्स, ठीक है। अगर मैं पहले ये पढ़ा दूंगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत जाएगी। फिर इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ लीज गिवन अंडर सेक्शन 2 clause 16C of the Stamp Act has been widely construed to cover transaction for the purpose of Stamp Act which may not amount to lease under section 105 of the Transfer of Property Act। ठीक है, तो दो एक्ट में अगर डिफाइन किया है, समझो स्टैंप एक्ट में लीज का अलग मीनिंग है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग है, तो आप ये रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग अप्लाई नहीं करेंगे, जब आप स्टैंप एक्ट पढ़ेंगे तो आप वहां पे उसको एक्सटेंसिव मीनिंग देंगे, ठीक है। सो इट विल डिपेंड आप कौन सा कानून पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से वो डेफिनेशन लगेगी। वैसे ही सेक्शन 2M ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंटेन्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ पर्सन। अब इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ पर्सन है, उसमें पर्सन इंक्लूड्स, उसमें दो तीन एग्जांपल बता दिए हैं, पर अल्टीमेटली उसमें ये नहीं लिखा है कि कंपनी भी पर्सन है, उसमें बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है, कंपनी नहीं लिखा है स्पेसिफिकली। तो क्या कंपनी पर्सन में नहीं आएगी? तो कंपनी भी आ जाएगी, क्योंकि इंक्लूड्स वर्ड है ना, तो उसमें बाकी चीजें भी कवर हो जाएगी। सो इंक्लूड्स वर्ड यूज किया है तो इट विल एक्सटेंड, ठीक है। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पर्सन डिफाइन किया है, तो पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी भी आती है। इट हैज बीन हेल्ड टू इंक्लूड कंपनी ऑल्दो इट इज नॉट स्पेसिफिकली नेम्ड देयर इन, ठीक है, फिर भी हम इसको मानेंगे क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है वहां पे, ठीक है। सो ऐसा है। फिर अ डेफिनेशन सेक्शन में ऑल्सो बी वर्डेड एज इज डीम्ड टू इंक्लूड। तो इज डीम्ड टू इंक्लूड बोला है तो अगेन इट इज इंक्लूसिव, ठीक है, which again is an inclusive or extensive definition. As such a word, such words are used to bring in by a legal fiction something within the word defined which according to its ordinary meaning is not included within it, ठीक है। so deemed to include word यूज किया है, that means it will again be extensive definition, और भी चीजें इसमें कवर होगी। एक एग्जांपल दिया है, सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे अगर ए और बी सिमिलर चीज है, मींस अगर आप ए का कंप्लायंस कर लेते हैं तो बी का कंप्लायंस हो जाएगा, और ए का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो बी का कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो इफ ए इज डीम्ड टू बी बी, compliance with A is in law compliance with B and contravention of A is in law contravention of B, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे A इज इक्वल टू B है और B इज इक्वल टू C है तो A इज इक्वल टू C, उस टाइप का रूल यहाँ पे बताया है, तो ऐसा है। अब हम एक नई चीज पढ़ते हैं, अभी तक तो हम ऑलरेडी वही जो चीज पढ़ चुके हैं वो पढ़ रहे थे। एक नई चीज, एम्बिगियस डेफिनेशन। एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है जो खुद में गड़बड़ है, पहले से ही गड़बड़ है, वो डेफिनेशन ही गड़बड़ है, उसको खुद को ही नहीं पता वो क्या बोल रही है। तो ऐसा होता है कभी कभी, वो कुछ बोलती है और उसको खुद को ही नहीं पता रहता क्या बोल रही है। डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। सो डेफिनेशन कुछ बोल रही है लेकिन डेफिनेशन को ही नहीं पता, कुछ तो भी गड़बड़ है। एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं या गड़बड़ है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। सो यहाँ डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है, कुछ तो भी भलता ही मीनिंग निकल रहा है, तो क्या आप उसको फिर इग्नोर कर सकते हैं? सो कई केसेस में कोर्ट ने बोला नहीं, जब डिफाइन किया है ना तो आप उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते।
आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, सो डिफाइन किया है मींस आपको फॉलो करना ही चाहिए, लेकिन यहां पे आप उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ोगे। आइसोलेशन में मींस अकेलेपन में। सो आप उसको अकेले नहीं पढ़ोगे, वो डेफिनेशन कभी भी अकेले नहीं पढ़ेगी, उसको हम पढ़ेंगे किस कंटेक्स्ट में आ रही है उसके हिसाब से। ठीक है, सो कौन सी चीज के साथ वो वर्ड आ रहा है उस हिसाब से उसका मीनिंग डिराइव किया जाएगा, क्योंकि वो क्या है, एम्बिग्यूअस है, उसको ही नहीं पता क्या बोल रहे, इधर कुछ लिखा है उधर कुछ और लिखा है, डेफिनेशन मीच, सो डेफिनेशन ही गड़बड़ है, पागल है डेफिनेशन। सो कोई पागल है तो उसको ऐसे खाली नहीं छोड़ना पड़ता, कुछ भी हरकतें करेगा फिर वो, उसको कभी भी दूसरों के साथ लेके चलना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे डेफिनेशन भी पागल है, तो डेफिनेशन को आपको दूसरों के साथ लेके चलना है। ठीक है, मींस कौन से प्रोविजंस के साथ आ रही है उस हिसाब से इंटरप्रेट करो। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के तरीके होते हैं, कुछ कुछ तरीके बताना पड़ता है, ऐसा तो ऐसा लिखना मत कि डेफिनेशन पागल है। तो ये सिर्फ समझाने का तरीका होता है ताकि आपको याद रहे चीजें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो याद रखना मुश्किल हो जाता है, सो वो मैं इस प्रकार से बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ तो याद रहते हैं। जैसे आप जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि वहां पे दाग मिट जाते हैं, बेदाग गोरापन मिलता है, तो ये वर्ड से कैसा याद रहती है चीजें। तो जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहेगा, एम्बिगियस है, पागल है डेफिनेशन। सो उसको अकेले नहीं छोड़ना कभी, अकेले छोड़ेंगे तो हल्ती बल्ती काम करेगी वो। सो उसको कभी भी साथ में पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीजें आपने भी करना चाहिए। जब हम लोग खुद पढ़ते थे ना, हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे, कुछ ना कुछ ऐसा नया तिकड़म बनाते थे, कुछ ना कुछ रखते थे। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो आपको रटना ही पड़ता है, बट उसको भी लॉजिक से रटो ना तो याद रहेगी चीजें, या कुछ ना कुछ ऐसा बना लो। जैसे कि मेरे को याद है कि हम लोग जब टैक्सेशन वगैरह पढ़ते थे उस टाइम इनकम टैक्स में एक बड़ी दिक्कत होती थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, सेट ऑफ होगा नहीं होगा, समझते ही नहीं था, छोटा लॉस बड़े गेन से सेट ऑफ होता नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग ऐसा एक रूल बना लेते थे, एक कहानी थी, कहानी के हिसाब से याद रखते थे। जैसे समझो पप्पू है, पप्पू की समझो गर्लफ्रेंड भाग गई। अब ये क्या हो गया, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, उसकी गर्लफ्रेंड भागी है, तो गर्लफ्रेंड का भागना है ना, शॉर्ट टर्म लॉस है। अब उसके पास क्या ऑप्शन है, वो या तो नई गर्लफ्रेंड बना सकता है, नहीं तो शादी कर सकता है। मीन्स ही कैन सेट ऑफ दैट लॉस फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ऐसा याद रखते थे। बट अगर समझो पप्पू की वाइफ भाग गई, अब सोच के देखो, वाइफ भागी है उसकी, अब अच्छा लगेगा क्या, वो गर्लफ्रेंड बना रहा है तो नहीं लगेगा अच्छा, तो इसीलिए अब उसको शादी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखते थे। सो अब वो गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, अब उसको शादी करना पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है ना उसका, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म गेन होगा तो वो सेट ऑफ नहीं होगा। तो ऐसा, तो इस प्रकार से, तो वैसे यहाँ एम्बिगियस हो गया। सो एम्बिगियस का मतलब क्या है, एम्बिगियस मीन्स वो पागल है डेफिनेशन। सो उसका मीनिंग अकेले में आप देखोगे तो गड़बड़ होंगी। सो अकेले में उसको कभी भी आपने रीड नहीं करना, आप उसको चार लोगों के साथ में समझना, जहां पे आ रही है, जिसके साथ आ रही है वो डेफिनेशन, उसके साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये टीडीएस वगैरह के सेक्शन याद रखने की भी ट्रिक्स होती है, इवन सेक्शन 80 के भी जो रूल्स होते हैं पूरे याद रखने की ट्रिक्स होती है। ये भी आप जब पढ़ोगे ना आपको याद रहेंगे सब। जैसे कि सेक्शन 80 में भी आता है, 80 जीजी आता है, तो जीजी यानी गैर घर। गैर घर में जब आप रहते हैं तो 5,000 का डिडक्शन वगैरह वो गैर घर हो जाता। तो इस प्रकार से याद रखते हैं। 80 ई यानी एजुकेशन होता है, तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ याद रखना पड़ता है। खैर ठीक है, जाऊ दिया। सो अभी अपन टिकते हैं अपने टॉपिक पे, बाद में अपन ये सब चीजों की चर्चा करेंगे जब फाइनल लेवल पे आप जाओगे। तो फाइनल में मैं डीटी पढ़ाऊंगा, वहां पे ये सब चीजें आने वाली है आपको। वहां पे पूरे 80 के बहुत सारे सेक्शंस आएंगे, फिर वहां पे आपको ये आएगा पूरा टीडीएस वगैरह के, तो ये सब चीजें आने वाली है, तो वहां पे मैं बताता हूँ कैसे याद रखना, तो कौन कौन से सेक्शंस को किस प्रकार से याद रखते हैं। तो वो भी रटने की चीज नहीं रहती, वो भी वहां पे याद रखना पड़ता है। और आपको यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट के जो रहते हैं सेक्शंस वो याद रखना पड़ता है, वो भी गिनती के हैं, वो अपने आप क्लास में याद हो जाते हैं। ठीक है, तो खैर चलो अपन अपने टॉपिक पे चिपकते हैं, पहले पहले अपन ये कंप्लीट करते हैं। सो एम्बिगियस डेफिनेशन को कभी भी आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे। सो समटाइम्स वी मे फाइंड दैट द डेफिनेशन सेक्शन में itself be ambiguous, and so it may have to be interpreted in the light of the other provisions of the act. So अकेले नहीं पढ़ोगे आप उसको, कैसे इंटरप्रेट करोगे, इन द लाइट ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, बाकी के प्रोविजंस के साथ, एंड हैविंग रिगार्ड टू द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफाइंड।
Such types of definitions are not to be read in isolation. Isolation means अकेलेपन में, ठीक है। तो ऐसा है। तो श्रेया का बोलना है बेचारा पप्पू जो भी मिलती है भाग ही जाती है। तो होता है, किसी किसी की किस्मत ही ऐसी होती है। हाँ, चलो। सो कभी भी इनको आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ोगे, नॉट टू बी रेड इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स अकेलापन। इट मस्ट बी रेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रेज विच इट डिफाइंस। तो जिसके साथ आ रही है, जिस डेफिनेशन, जिस फ्रेज के साथ आ रही है, उसके साथ आप उसको डिफाइन करो, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे। Realizing that the function of a definition is to give accuracy and certainty to a word or a phrase which would otherwise be vague and uncertain, but not to contradict it or dispose it altogether. So भले ambiguous definition है, you cannot dispose it. आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ambiguous है ना, आपको तो मीनिंग लेना ही है उसका, बट वो मीनिंग आप अकेले में नहीं लोगे। उसका मीनिंग जब भी लोगे तो बाकी लोगों के साथ में देखोगे, बाकी प्रोविजंस के साथ में देखोगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ये जो है टर्मिनेशन, क्या इसको रिट्रेंचमेंट मानेंगे? क्या रिट्रेंचमेंट डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। ये रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन है। अब रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है? रिट्रेंचमेंट का मतलब है छटनी करना, निकाल देना। कभी कभी होता है ना, कोविड आ गया, कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही है, तो कंपनी बोलती है चलो अपन इनको निकाल देते हैं, ये जो इतने एम्प्लॉयज है इनको हटा देते हैं। सो इसको हम बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। अब ये रिट्रेंचमेंट जो है ना, इसकी डेफिनेशन जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में एम्बिगियस है, क्लियर नहीं है कि रिट्रेंचमेंट है क्या, एक्चुअल में क्या है। सो बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन होती है जो एम्बिगियस है, जो क्लैरिटी नहीं देती। आपको और आसान एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स मींस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एम्बिगियस है, कुछ नहीं बोलती। सो उसके लिए आपको पूरा स्टैट्यूट, पूरा सेक्शन पढ़ते हो आप। जब आप उसके रिलेटेड सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन 4, 5, तब समझेगा मेमोरेंडम एक्चुअल में क्या है, आर्टिकल्स एक्चुअल में क्या है। वैसे यहां पे रिट्रेंचमेंट डिफाइन किया है, बट वो एम्बिगियस है। अब टर्मिनेशन ऑफ अ सर्विस ऑफ सीजनल वर्कर, क्या ये रिट्रेंचमेंट कहलाएगा? क्या हम ये बोलेंगे कि एक सीजनल वर्कर था, उसको निकाल दिए तो रिट्रेंचमेंट हो गया? इसके ऊपर सवाल आया। और क्या एक डेली वेजर को निकालेंगे तो क्या रिट्रेंचमेंट है? सो दो प्रकार के वर्कर के ऊपर लगाया गया है। एक सीजनल, सीजनल वर्कर जब है, सीजनल वर्कर यानी क्या? समझो हमारी कंपनी जो है ये शुगर मिल है, शुगर बनाने का काम करती है। अब शुगर मिल जो है ये एक सीजनल बिजनेस है। इसमें क्या होता है, जब तक के सीजन है तब तक के हम लोगों को लाते हैं, उनको बोलते हैं 6 महीना तुमको काम करना है। 6 महीने बाद उनका काम खत्म हो जाता है। 6 महीने बाद फिर से सीजन आएगा, फिर वो आएंगे। सो यहाँ पे 6 महीने तक के वो काम करते, फिर वो चले जाते। तो क्या इनका चले जाना, क्या ये रिट्रेंचमेंट है? क्या उनको हमने निकाल दिया 6 महीने बाद, तो क्या रिट्रेंचमेंट है? या समझो हम छाता बनाने वाली कंपनी है, अब हमारी कंपनी सिर्फ 4 महीने चालू रहती है, क्योंकि छाता जो है वो एक सीजनल आइटम है। तो छाता, रेनकोट, ये चीजें बनाते हैं हम। अब ये सीजनल होने के कारण हमको रेगुलर में इतने सारे एम्प्लॉय नहीं लगते, रेगुलर में कम एम्प्लॉय से काम चला लेते हैं। पर जब सीजन आता है तो हमको सीजनल एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करना पड़ता है। सीजन खत्म हो गया, 4 महीने बाद हम उनको निकाल देते हैं। तो क्या ये भी रिट्रेंचमेंट में आएगा? अब इसके ऊपर हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बोलता है कि रिट्रेंच करोगे ना आप तो कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन में जैसा हमने पढ़ा था कि कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, वैसे ही रिट्रेंचमेंट होगा। निकालेंगे अगर हम किसी को तो उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, ऐसे ही निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए इसके ऊपर झगड़ा हुआ कि क्या सीजनल वर्कर्स को हमने बोला कि सीजन खत्म हो गया अब तुमको नहीं आना है, तो क्या ये रिट्रेंचमेंट है? तो कोर्ट ने बोला नहीं। पर वहीं जब डेली वेजर को बोला तो क्या ये रिट्रेंचमेंट है? डेली वेजर, समझो मैं एक पुल बनाने का काम करता हूं, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर बनाने का काम करता हूं। अब ये फ्लाईओवर के लिए मेरे को डेली वेजर मिलते हैं, मैं लोगों को डेली वेजेस पे लेके आता हूं, रोज का वो काम करते हैं, रोज का उनको पैसा दे देते हैं। अब अगर वो पुल का काम पूरा हो गया और मैंने उसको निकाल दिया, वो डेली वेजर को बोला हो गया काम, हो गया, अब कल से मत आना,
तो क्या ये रिट्रेंचमेंट है? कोर्ट ने बोला यस ये रिट्रेंचमेंट है। डेली वेजर को निकालना रिट्रेंचमेंट है, पर सीजनल वर्कर को निकालना रिट्रेंचमेंट नहीं है। सो देखो, सीजनल वर्कर में क्या होता है ना, सीजनल वर्कर में उसको पता होता है कि इतना टाइम तक के वो सीजन है, उसके बाद उसको नहीं आना है। पर जब डेली वेजर होता है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है ना, ये पुल खत्म हो गया तो साहब के पास दूसरा काम है, वहां पे लगा देंगे साहब, तो साहब दूसरे पुल में लगा देंगे, दूसरी रोड बनाने के काम में लगा देंगे। पर अगर मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं ये खत्म हो गया अब तुमको नहीं आना है, तो दिस इज रिट्रेंचमेंट। अगर उसको मैंने अपॉइंट करते टाइम बताया था कि मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तुमको अपॉइंट करूंगा, तो फिर रिट्रेंचमेंट नहीं है। बट अगर बताया नहीं था और जैसे ही वो पुल का काम खत्म हुआ मैं बोला कल से मत आना, तो दिस इज रिट्रेंचमेंट, मैंने उसको निकाला और यहां पे फिर मुझे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। सो ये जो रिट्रेंचमेंट वर्ड है ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, ये एम्बिगियसली डिफाइंड किया गया है। सो इसको देखा जाएगा ये कौन से वर्ड्स के साथ आ रहा है। अगर ये टर्मिनेशन ऑफ सीजनल वर्कर के साथ आया है तो इट विल नॉट अमाउंट, इट डज नॉट अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। केस दिया है, केस रटने की जरूरत नहीं है। अनिल बापूराव करासे वर्सेस कृष्ण सहकारी देखो ये भी शक्कर की कारखाना है, शाखर कारखाना, तो शक्कर का कारखाना सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में आता है। फिर बट द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ डेली वेजर, सो डेली वेजर का अगर टर्मिनेशन होगा, सीजनल वर्कर का टर्मिनेशन होगा तो इट इज नॉट रिट्रेंचमेंट। पर अगर डेली वेजर का आप टर्मिनेशन करते हैं, डेली वेजर को निकालते हैं, हु इज एंगेज्ड ऑन अ प्रोजेक्ट, ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विल अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट। ठीक है, इफ द वर्कर हैड नॉट बीन टोल्ड व्हेन एम्प्लॉयड, हिज एम्प्लॉयमेंट विल एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सो उसको अगर नहीं बताया था तो इट विल अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट। सो देखो एम्बिगियस डेफिनेशन थी ना, तो कौन से कंटेक्स्ट के सारे यूज हिसाब से आपने उसको मीनिंग दिए। अगर ये वर्ड आया सीजनल वर्कर के साथ तो ये रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाया। अगर ये वर्ड आया एक डेली वेजर के साथ तो ये रिट्रेंचमेंट में कवर हुआ। ठीक है, सो ऐसा है। सो ये एम्बिगियस डेफिनेशन है। फिर एक और दिया है डेफिनेशन सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्ररी कंटेक्स्ट। अब सब्जेक्ट टू है तो फिर आपको उस हिसाब से पढ़ना है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी मींस अगर वो कुछ और बोलेगा तो वैसा लगेगा। सो ये तो सिंपल है। When a word is defined to bear a number of inclusive meanings, the sense in which the word is used in particular provision must be ascertained from the context of the scheme of the act, the language of the provisions, and object intended to be served thereby. तो simple है। Illustrations. अब क्या illustrations को आप यूज कर सकते हैं? कोई अगर आपको पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो क्या आप इलस्ट्रेशंस को यूज कर सकते हैं? कभी कभी इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं एक्ट में। याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको याद होगा एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एग्री किया जाता है कि अगर शिप आएगी, एक शिप के आने के ऊपर डिपेंड करता है, अगर शिप आएगी तो ए बी को गुड्स देगा और उससे पैसे लेगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब देखो वहां जितने इलस्ट्रेशन थे ना, ये इलस्ट्रेशन एक्ट में दिए हुए हैं। इलस्ट्रेशन में क्या लिखा होता था हमेशा? इलस्ट्रेशन में हमेशा लिखा होता था ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ पर्टिकुलर शिप रिटर्न्स। वहां सिर्फ ये लिखा होता था ही प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ मनी। वहां ये नहीं लिखा होता था गुड्स लिए जाएंगे, वहां सिर्फ ये लिखा होता था कि पैसा देने की बात कर रहे हैं। पर मैंने आपको क्या बोला था ना कि ये इलस्ट्रेशन में भले ये लिखा है कि ही प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ मनी, पर हम मान लेंगे वो पैसा देगा और गुड्स लेगा। क्यों बोला था मैंने ये? याद है किसी को? याद आ रहा होगा आपको। मैंने ये बोला भी था कि ये मैं क्यों बोल रहा हूं इसका रीजन मैं आपको इंटरमीडिएट में दूंगा। ये मैंने आपको बताया भी था उस टाइम। सो ये मेरा बोलने का मकसद ये था क्योंकि जब आप उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, जब उसका मेन डेफिनेशन बताई गई है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो डेफिनेशन में दिया है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। उसमें लिखा है इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही बोल दिया इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन्स कुछ देंगे और कुछ मिलेगा। इट शुड हैव अ कंसिडरेशन। ठीक है, सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट।
ठीक है। सो कुछ करना या नहीं करना एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि एक किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। भले उसके अंदर इलस्ट्रेशन में ये लिखा होता था हमेशा कि वो पैसे देगा, वहां ये नहीं लिखा होता था गुड्स लिए जाएंगे, बट हमने ये इमेजिन किया क्योंकि जो इलस्ट्रेशन दिए होते हैं ना, ये इलस्ट्रेशन आप यूज तो कर सकते हैं पर इससे आप मीनिंग चेंज नहीं होने देंगे। इट विल अगेन नेवर ओवरराइड द प्लेन टेक्स्ट। कभी भी प्लेन टेक्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इलस्ट्रेशन में थोड़ी गड़बड़ है बट फिर भी आपका प्लेन टेक्स्ट जो है वो आप मानोगे, ठीक है। सो वहां पे भी प्लेन टेक्स्ट में बोला है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और इसीलिए आप यहां पे इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। भले ही वहां लिखा होगा कि सिर्फ ही प्रॉमिसेस टू पे अ सम ऑफ मनी, बट आप मान लेंगे ही विल पे अ सम ऑफ मनी एंड विल गेट द गुड्स। सो ये आप मान लेंगे, ठीक है। सो वही दिया है, we would find that many though not all sections have illustrations। so कई बार ये कानून में ही लिखे होते हैं illustrations appended to them। these illustrations follow the text of the section and therefore do not form the part of the section। ये सेक्शन का हिस्सा नहीं है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ये सेक्शन का हिस्सा नहीं है, सेक्शन खत्म होने के बाद लिखा होता है, बट इट इज सर्टनली अ पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट। वो कानून का हिस्सा है बट इट इज नॉट अ part of the section। However, illustrations do form a part of the statute and are considered to be of relevance and value in construing the text of the section। तो आप इसको यूज कर सकते हैं again। However, illustrations cannot have the effect of modifying the language of the section and can neither curtail nor expand the ambit of the section। तो it can neither curtail, ना वो उसको कम करेगा, नॉर एक्सपांड द एम्बिट ऑफ द सेक्शन। सो जो सेक्शन का दायरा है उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। इलस्ट्रेशन सिर्फ उसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है आपको, सो एग्जाम्पल के रूप से ही उसको लेना पड़ेगा। इट विल नेवर कर्टेल और एक्सटेंड द मीनिंग ऑफ द सेक्शन। सो इसीलिए सेक्शन विल ऑलवेज प्रिवेल। सेक्शन में लिखा था ना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, फिर भले इलस्ट्रेशन में गड़बड़ है पर फिर भी आप मान लोगे कि वो पैसा देगा तो गुड्स मिलेंगे, ठीक है। सो ये मैंने आपको फाउंडेशन में बताया था और ये भी बोला था इसका रीजन मैं आपको इंटरमीडिएट में दूंगा जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ेंगे, ठीक है। सो याद होगा आपको, अगर नहीं होगा तो अभी याद आ गया होगा, या अगर आपको लग रहा होगा तो आप उस टाइम का एक वीडियो अगर देखेंगे ना, उस वीडियो में आपको दिखेगा मैंने ऐसा बोला था, ठीक है। तो वीडियोस हैं उसके अवेलेबल यूट्यूब पे। तो उस टाइम मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो इलस्ट्रेशन है हमेशा मान लेंगे कि पैसा देगा और गुड्स लेगा, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल दिया आपको, सेक्शन 73 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 73 किससे डील करता है? डैमेजेस से। अब सेक्शन 73 में एक एग्जांपल दिया है, इलस्ट्रेशन दिया है, उसमें दिया है फॉर एग्जांपल समझो ए ने बी को कुछ उधारी दिया था, समझो डेट दिया था कोई, बी इस डेट को वापस करेगा। अगर समझो वो वापस नहीं करता है टाइम पे, तो इलस्ट्रेशन में बोला है कि यहां पे ये अमाउंट के साथ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। डैमेजेस में उन्होंने क्या बोला है कि उसको रिकवर करने का जो खर्चा आएगा वो रिकवर कर सकता है। जैसे समझो इसने पेमेंट नहीं किया, मैं इसको अमाउंट के बदले प्रिंसिपल लिख देता हूं, प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विथ डैमेजेस। डैमेजेस यानी क्या? तो जैसे सूट का खर्चा, केस वगैरह फाइल करने का खर्चा, सूट फाइल करने का खर्चा ये रिकवर कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल में ये नहीं बोला इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हैं, पिनल इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हैं। तो क्या पिनल इंटरेस्ट रिकवर नहीं किया जा सकेगा? ये सवाल आया कोर्ट के सामने कि सेक्शन ये बोलता है डैमेजेस ले सकते हो आप, लेकिन इलस्ट्रेशन में सिर्फ प्रिंसिपल और खर्चे वगैरह बोला है, केस वगैरह फाइल करने का खर्चा, इन्होंने इंटरेस्ट तो बोला ही नहीं। तो इंटरेस्ट नहीं ले सकते क्या? तो यहां पे कोर्ट ने बोला देखो भाई इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इट कैन नेवर वाइडन द एम्बिट ऑफ द सेक्शन नॉर इट कैन कर्टेल इट, और इसीलिए इंटरेस्ट नहीं भी लिखा है तो भी इंटरेस्ट भी लिया जा सकता है। तो वही बताया। So, in holding that section 73 of the Indian Contract Act does not permit the award of interest as damages for mere detention of debt
the Privy Council rejected the argument that illustration given in the act can be used for arriving at the contrary result. तो आप illustration use करके contrary result नहीं निकाल सकते. Damages है ना, तो damages में interest भी include होगा, भले ही आपको वहां पे illustration में नहीं लिखा है तो भी. It was observed that nor can an illustration have the effect of modifying the language of the section which alone forms the enactment. अब अगला पॉइंट, प्रोविजो. प्रोविजो क्या करता है? प्रोविजो आपने पढ़ा होगा, कई जगह पे आता है. कहां कहां देखा आपने? बहुत सारी जगह, बता ही नहीं सकता कहां कहां देखे. सो प्रोविजो तो पार्ट ऑफ द एक्ट है. प्रोविजो तो आपको यूज करना ही है इन कॉन्स्ट्रूइंग द एनेक्टमेंट. कोई भी कानून को आपको इंटरप्रेट करना है तो विदाउट प्रोविजो आप नहीं कर सकते. सो प्रोविजो यूज किया जाएगा. जैसे आपने समझो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़े थे, वहां पे प्रोविजो दिया हुआ था. तो वो प्रोविजो क्या कर रहा था? प्रोविजो कुछ तो भी क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई करने का काम कर रहा था. कुछ तो भी पार्ट को बाहर निकाल रहा था वो. जैसे प्राइवेट कंपनी की जब डेफिनेशन आप पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. फिर प्रोवाइडेड प्रोविजो दिया है कि जब आप 200 लोगों की संख्या को काउंट करेंगे, आप एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करेंगे. तो क्या प्रोविजो आपको पढ़ना चाहिए? तो यस, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, उसको इंटरप्रेट करने में हेल्प करेगा वो. अब यहां पे प्रोविजो कर क्या रहा है? अगर सोचो प्रोविजो नहीं होता तो आप क्या करते हैं? अगर वो प्रोविजन नहीं लिखा होता उसमें, तो आप इसमें एम्प्लॉयज को भी काउंट करते थे. सो प्रोविजन ने क्या किया? उसने कुछ एक्सेप्शंस बताया, कुछ क्वालिफिकेशंस बताया कि ये लोग काउंट नहीं किए जाएंगे. सो प्रोविजोस जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इनफैक्ट कई जगह तो सिर्फ प्रोविजो ही काम आते हैं. प्रोविजो से ही आपको समझ में आता है बोला क्या गया है. जैसे कि आप इवन आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा है, आप सेक्शन 9 पढ़ते हैं, उसमें जब बिजनेस कनेक्शन का आप टॉपिक पढ़ते हैं वहां सब प्रोविजो के ऊपर ही डिपेंड करता है. अगर आप प्रोविजो नहीं समझेंगे तो कानून समझने ही नहीं वाला. सो प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो प्रोविजो के बिना आप कोई भी कानून को नहीं समझ सकते. तो प्रोविजो शुड बी यूज्ड while interpreting the act. So the normal function of the proviso is to accept something out. तो बाहर निकालना कोई चीजों को, लेकिन कंडीशनल, कुछ ना कुछ कंडीशन होती है इसमें. आउट ऑफ द एनेक्टमेंट और टू क्वालिफाई समथिंग. क्वालिफाई यानी कंडीशन लगाना. ठीक है, तो क्वालिफाई करना कि ये लोग काउंट नहीं किए जाएंगे या इसको ऐसे काउंट किया जाएगा. सो जैसे 2 मेंबर्स अगर जॉइंट होल्डर्स है तो दे विल बी काउंटेड एज 1. सो ये एक्सेप्शन नहीं निकाल रहा है बट इट विल क्वालिफाई. ये क्वालिफाई कर रहा है, कंडीशन लगा रहा है कि जॉइंट होल्डर्स विल बी काउंटेड एज 1. अगर ये नहीं होता तो जॉइंट होल्डर्स को आप 2 काउंट किए होते हैं. सो प्रोविजो है इसीलिए क्वालिफिकेशन आ गया उसमें. ठीक है. सो प्रोविजो, द नॉर्मल फंक्शन ऑफ प्रोविजो इज टू एक्सेप्ट समथिंग आउट ऑफ द एनेक्टमेंट और टू क्वालिफाई समथिंग स्टेटेड इन द एनेक्टमेंट व्हिच वुड बी within the purview if the proviso were not there. अगर प्रोविजो नहीं होता तो आप उसको काउंट करते थे. The effect of the proviso is to qualify the preceding enactment which is expressed in terms which are too general. तो कुछ जनरल पॉइंट्स है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हटाए जा रहे हैं. As a general rule, the proviso is added to an enactment to qualify or create an exception. So इसका मेन काम क्या होता है? To qualify, कंडीशन लगाना, और to create an exception. ठीक है, तो क्वालिफाई करना मीन्स कंडीशन लगाना. So, or to create an exception to what is in the enactment. Ordinarily, a proviso is not interpreted as stating a general rule. तो ये general rule कभी नहीं बताएगा, ये कंडीशन बताएगा, ये स्पेशल चीजें अलग करेगा उसमें से. ठीक है. It is the cardinal rule of interpretation that a proviso to a particular provision of the statute only embarrasses that field which is covered by the main provision. प्रोविजो को आप कभी भी आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे. प्रोविजो हमेशा उसके साथ वाले सेक्शन के साथ पढ़ा जाता है. सो इट विल ऑलवेज बी रिलेटेड ओनली only that particular section. So it is the cardinal rule, main rule of interpretation, that the proviso to a particular provision of statute only embarrasses the field. ये सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज को लगेगा विच इज कवर्ड बाय द मेन प्रोविजन. ठीक है. सो जैसे कि आप जो भी प्रोविजो पढ़ रहे हैं वो उसी पर्टिकुलर सेक्शन को, उसी पर्टिकुलर क्लॉज को अप्लाई होता है.
वो पूरी जगह अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इट कार्व्स आउट द एक्सेप्शन, सो कार्व्स आउट बाहर निकालता है, तो इट कार्व्स आउट एन एक्सेप्शन टू द मेन प्रोविजन टू विच इट हैज बीन एनेक्टेड एज अ प्रोविजो एंड टू नो अदर। वो सिर्फ उस जगह अप्लाई होगा। जैसे आपको मैंने बताया था कि जब आप नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करते हैं तो वहां पे एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करेंगे, या वहां पे जॉइंट होल्डर्स को एक काउंट करेंगे। कब? जब आप प्राइवेट कंपनी को डिफाइन कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के केस में। सो ये वहीं पे लगेगा। वही जब आप कहीं और पढ़ेंगे, समझो आप कोरम की बात पढ़ रहे हैं, तो कोरम में अगर जॉइंट मेंबर्स हैं, दोनों जन आते हैं, तो हम मानते हैं 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। सो वहां पे ये प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोविजो है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में दिया है, ठीक है। सो कंपनीज एक्ट में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन है, उसमें जो प्रोविजो दिया है दैट विल अप्लाई ओनली टू दैट डेफिनेशन, उसी सेक्शन में, उसी सबसेक्शन में, उसी क्लॉज में अप्लाई होगी, ठीक है। सो ऐसा है। फिर there is said to exist difference between provisions worded as proviso। so कई बार proviso लिखे होते हैं, proviso यानी वही provisions जो हमने provided that ये सब जो पढ़ा था, तो ये जो है ये proviso है, ठीक है। so ये proviso क्या करता है? ये बेसिकली कंडीशनल एक्सेप्शन है, इसमें से एक्सेप्ट होता है, बाहर होता है। एक्सेप्ट बाहर होता है इससे। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन भी होता है कई बार। एक्सेप्शन में कोई कंडीशन नहीं होती, सीधा सीधा एक्सेप्शन लगा देते हैं कि ये बाहर हो गया, उसमें कोई कंडीशनल नहीं है कि ऐसा होगा तो बाहर होगा, वैसा नहीं रहता, सीधा सीधा वो बाहर हो गए, ठीक है। सो एक्सेप्शन जो होता है वो सीधा सीधा बाहर होता है, तो एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन ही। और सेविंग क्लॉज जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है, सो ये एक्सक्लूड करते हैं। बट सेविंग क्लॉज जो होता है ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। कहां पे आया था? याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 जब आप पढ़ते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सो मेमोरेंडम को जब चेंज करते हैं, वहां पे लिखा है सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61। सो सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61 मींस वो जो सेक्शन 61 में बोला है उसको हानि नहीं पहुंचना चाहिए, वो सेव होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी कुछ होगा तो ये रूल लगेंगे। सो ऐसा दिया था उसमें, ठीक है। सो सेविंग क्लॉज ये प्रोटेक्ट करता है, वो पर्टिकुलर सेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो तीनों में डिफरेंस है वैसे। प्रोविजो जनरली रिमूव करता है स्पेशल केसेस फ्रॉम जनरल, सो कुछ कंडीशन लगाता है फ्रॉम जनरल एनैक्टमेंट एंड प्रोवाइड फॉर देम स्पेशली। एक्सेप्शन ये सीधा सीधा बाहर ही कर देता है, ये रिस्ट्रेन करता है, रोक देता है, एक्सक्लूड करता है। फिर सेविंग क्लॉज इज यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, रेमेडीज, प्रिविलेजेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है। सो ऐसा है। सो ये तीनों में हल्का हल्का सा डिफरेंस होता है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन होते हैं कभी कभी सेक्शन में। कहां पढ़े हो आपने एक्सप्लेनेशन? बहुत सारे जगह। सेक्शन 23 याद होगा, सेक्शन 23 जब आप पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ इशू, उसमें देखो पब्लिक इशू दिया है और नीचे में आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? पब्लिक इशू विल इंक्लूड आईपीओ, एफपीओ, ऑफर फॉर सेल, ये लिखा है। सो आईपीओ और एफपीओ भी इंक्लूड होगा। सो क्या एक्सप्लेनेशन कुछ अलग बता रहा है? तो नहीं, एक्सप्लेनेशन उसी चीज को और अच्छे से समझा रहा है कि ये जो पब्लिक इशू है इसमें ये चीज भी आएगी। सो उसको वो और डिटेल में समझाता है। सो एक्सप्लेनेशन का काम क्या होता है, ये भी यूज करोगे आप व्हाइल इंटरप्रेटिंग अ स्टैट्यूट। सो ये मेन चीज जो है ये समझा के दे रहा है। जैसे आपने सेक्शन नंबर 31 में पढ़ा है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, उसमें भी एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन 32 में पढ़ा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस which does not contain the details of quantity, quantum और price और both। सो जिसमें क्वांटम और प्राइस नहीं बताया, कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो वो एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, ठीक है। सो इट इज एक्सप्लेनिंग इट, जो चीज दी गई है ऑलरेडी उस पर्टिकुलर प्रोविजन में, उसी को और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है।
सो एन एक्सप्लेनेशन इज एट टाइम्स अपेंडेड टू अ सेक्शन, सेक्शन खत्म होने के टाइम पे आखिर में ये लिखा हुआ आपको दिखेगा. सो अपेंडेड टू अ सेक्शन टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन. सो उसकी मीनिंग को समझाने के लिए. An explanation may be added to include something within the section or to exclude something from it. So दोनों चीज के लिए की जा सकती है. जैसे आईपीओ और एफपीओ दोनों इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है. सो इंक्लूड और एक्सक्लूड ये ध्यान रखना, कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंक्लूड और एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम द सेक्शन. सो आपको ध्यान आना चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है. सो इनमें से कौन सी चीज इंक्लूड या एक्सक्लूड करने के लिए काम आ सकती है. सो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में बता देंगे दिस विल इंक्लूड दिस या दिस विल नॉट इंक्लूड दिस. सो ये कवर होगा. An explanation should normally be so read as to harmonize with and clear up any ambiguity in the main section. It should not be construed as to widen the ambit of the section. ये widen नहीं करता है, उसी चीज को अच्छे से समझा रहा है, बट वाइड नहीं करेगा. ठीक है. शेड्यूल्स, शेड्यूल्स दिए होते हैं कोई कोई कानून में. शेड्यूल्स आपने देखा होगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी शेड्यूल होते हैं. कंपनीज एक्ट में शेड्यूल है, कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 1 है. सो शेड्यूल 1 में क्या बताया, इसमें कुछ फॉर्मेट्स बताए गए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसा होगा, टेबल ए बी सी डी ई. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऐसे होंगे एफ जी एच आई जे. फिर शेड्यूल 3 आपने पढ़ा है. शेड्यूल 3 में आपको बताया बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब का फॉर्मेट्स बताए गए. सो क्या आप शेड्यूल्स यूज कर सकते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. सो यस, शेड्यूल भी पार्ट ऑफ एक्ट है, पर अगेन अगर कोई विपरीत जा रहा है मीनिंग तो फिर आप उसको यूज नहीं करोगे. ठीक है. इट विल अगेन नेवर ओवरराइड द प्लेन टेक्स्ट. सो शेड्यूल्स फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्ट. ठीक है. तो इसको कोई स्केड्यूल भी बोलते हैं, कुछ शेड्यूल बोलते हैं. तो शेड्यूल या स्केड्यूल दोनों एक ही चीज है. Therefore, they must be read together with the act for all purpose of construction. तो ये हमेशा आपको पढ़ना ही है, बिना शेड्यूल पढ़े आप एक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते. However, the expression in the schedule cannot control or prevail over the expression in the enactment. ठीक है. So main चीज है enactment. If there appears to be any inconsistency between the schedule and the enactment shall always prevail. Same चीज. They often contain details and forms for working out the policy underlying the section of the statute. For example, schedules appended to Companies Act or to the Constitution of India. ठीक है. सिंपल. और आखिरी रूल है. सो आखिरी रूल, रीड द स्टैट्यूट एज अ होल. जो भी आप कानून पढ़ रहे हैं, कानून को पूरा पढ़ना है आपको. आप क्योंकि कानून पार्ट पार्ट में नहीं पढ़ सकते, कानून बनाया कैसा गया है एज अ होल. सो आपको वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा. आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि एक जगह पढ़ रहे हैं और दूसरा प्रोविजन इग्नोर हो रहा है. सो इट शुड बी रेड एज अ होल. पूरा कानून एक है तो आपको पूरा स्टैट्यूट को एक साथ पढ़ना पड़ता है. ठीक है. और ऐसा मीनिंग निकालना पड़ता है कि कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्राविन नहीं होना चाहिए. सो it is the elementary principle that construction of a statute is to be made of all its parts taken together and not of one part only. ठीक है. तो पूरी चीजों का एक साथ आपने इंटरप्रिटेशन करना चाहिए. लॉर्ड वॉटसन, वॉटसन क्रिकेट खेलते थे नहीं, वो नहीं है, वो अलग है. स्पीकिंग विथ रिगार्ड टू डीड्स, तो इन्होंने डीड्स से रिलेटेड बोला है, बट द सेम थिंग विल अप्लाई इवन इन केस ऑफ अदर एक्ट्स. कोई भी एक्ट वगैरह हो गया, स्टैट्यूट हो गया, उसमें भी लगेगा. सो लॉर्ड वॉटसन ने क्या बोला, द डीड्स मस्ट बी रेड एज अ होल. सेम चीज लगेगी टू द एक्ट in order to ascertain the true meaning of its several clauses, and the words of each clause should be so interpreted as to bring them into harmony with other provision. ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं होना कि एक जगह तो वैलिड हो रहा है, दूसरा जगह उसको आपने इग्नोर कर दिया. If that interpretation does no violence to the meaning of which they are naturally susceptible, and the same approach would apply with equal force with regard to acts and rules passed by the legislature. One of the safest guides to the construction of sweeping general words is to examine other words of the like import in the same enactment or the instrument to see what limitation must be imposed on them. So आप जब भी कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो पूरा एक्ट पढ़ेंगे, तब आप वर्ड्स को प्रॉपर मीनिंग दे पाएंगे.
if we find that a number of such expressions have been if we find that number of such expressions have been subjected to limitations, have to be subjected to limitations and qualifications, and that such limitations and qualifications are of the same nature, that circumstances form a strong argument for subjecting the expression in dispute to the similar limitation and qualification. इसको मैं आसान शब्दों में समझाता हूं आपको. सो क्या बोला है? सो रीड द होल स्टैट्यूट एज अ होल. इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल है. एक कानून में अगर नोटिस देने के लिए बोला है, नोटिस शुड बी गिवन. जैसे समझो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, उसमें लिखा है जब कोई इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो जो होल्डर है ही शुड गिव द नोटिस, नोटिस शुड बी गिवन. अब वहां पे गिवन लिखा है. जब नोटिस शुड बी गिवन लिखा है ना, तो हम इसका मीनिंग तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम पूरा कानून नहीं पढ़ेंगे. जब आप आगे जाके पढ़ते हैं, आगे आप पढ़ोगे सेक्शन नंबर 138 उसी कानून में, उस कानून में आगे लिखा है नोटिस शुड बी सर्व्ड. अब इससे समझ में आता है कि एक जगह सर्व्ड लिखा है, एक जगह गिवन लिखा है, तो दोनों का मीनिंग अलग निकलता है. नोटिस शुड बी सर्व्ड वर्ड जब यूज करते हैं ना, तो सर्व होने का मतलब क्या होता है कि आगे वाले को मिलना चाहिए. आपने सिर्फ भेज दिया तो काम नहीं होता, और इसीलिए यहां पे वो लिखित रूप में होना चाहिए. जब नोटिस शुड बी सर्व्ड बोलते हैं तो इट शुड बी इन राइटिंग, क्योंकि सर्व कैसे करोगे आप? जब लिखा होगा तब. सो सर्व करना मीन्स राइटिंग में होना चाहिए. और जहां फिर गिवन लिखा है ना, अब आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि गिवन मीन्स आप सिर्फ उसको बोल दिया, तो ये भी तो नोटिस दे दिया आपने. सो नोटिस शुड बी गिवन मीन्स आप ओरल नोटिस भी दे दोगे तो वैलिड होता है. सो इसीलिए जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ते हो ना, आपको दिखेगा अगर कोई बिल डिसऑनर होता है, कोई प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर होता है, तो आप सिर्फ बता देते हैं देखो भैया तुमने जो बिल दिया था वो डिसऑनर हुआ है, अब मैं तुमसे पैसा रिकवर करूंगा. ये सफिशिएंट होता है, लिखित रूप में होना जरूरी नहीं होता. पर वहीं जब आप आगे जाके पढ़ते हैं सेक्शन 138, जब चेक बाउंस होता है, तो देखो बिल और प्रॉमिसरी नोट में अलग रूल लगता है. वहां पे नोटिस शुड बी गिवन वर्ड यूज किया है, बट वहीं जब चेक आप यूज करते हैं, चेक बाउंस होगा, तो वहां पे रिटर्न नोटिस लगता है, क्योंकि वहां पे नोटिस शुड बी सर्व्ड लिखा है, और वहां स्पेसिफिकली रिटर्न नोटिस भी वैसे बताया हुआ है. ठीक है. सो ये जिन लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा है उनको समझेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आगे समझेगा. सो ये आगे आएगा तो ध्यान रखना. ठीक है. तो मैं बताऊंगा वैसे आपको जब अपन पढ़ेंगे वो. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वन सेक्शन ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स नोटिस शुड बी गिवन, then a verbal notice would be sufficient. But if another section provides that notice should be served, अगर ये word लिखा होता है served or on the person or left with him, तो or in any particular manner or place, then it would be obviously to indicate that a written notice was intended. So उसी कानून में आगे लिखा था notice should be served या notice should be left, छोड़ के आना है, दैट मीन्स इट शुड बी इन राइटिंग. ठीक है. सो ऐसा है. सो ये जब साथ में पढ़ते हैं तब समझ में आता है. ये हो गए कुछ इंटरनल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन. इसके बाद एक्सटर्नल रूल्स पे हम चर्चा करते हैं. एक्सटर्नल एड. सो एड यानी हेल्प. सो एक्सटर्नल एड मीन्स एक्सटर्नल हेल्प. सो बाहर की चीजों से आपको क्या क्या हेल्प मिलती है. सो एक्ट के बाहर, ये एक्ट के अंदर में नहीं दिया है. सो देखते हैं एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन. अब जो भी आप कानून बनाते हैं, कानून में जो लिखा है वो तो यूज करेंगे. कानून के बाहर से क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल सेटिंग यानी अगेन कस्टम्स. कस्टम्स यूज कर सकते, क्या जो चला आ रहा था, हिस्ट्री क्या थी, पहले कानून क्या था, तो यस वो भी देखना है आपको. इसके अलावा डिक्शनरी यूज कर सकते क्या, क्योंकि डेफिनेशन अगर कोई चीज नहीं बताई है तो डिक्शनरी यूज कर सकते कि नहीं वो देखेंगे. ये भी एक्सटर्नल है क्योंकि इट इज नॉट विद इन द एक्ट. ठीक है. एक्ट में नहीं डिफाइन किया, आपको कोई मीनिंग चाहिए तो एक्सटर्नल एड में क्या क्या यूज कर सकते हैं. क्या आप फॉरेन के डिसीजंस यूज कर सकते हैं क्या, जो कानून में नहीं है बट डिसीजन हुआ है कहीं बाहर दूसरे देश में. भारत के तो कर ही सकते, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर क्या बाहर के डिसीजंस यूज कर सकते क्या आप. सो ये चीजें हम देखते हैं. ठीक है. सो एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन. सोसाइटी डज नॉट फंक्शन इज इन वॉइड.
वॉइड मीन्स अकेलापन, खालीपन। एवरीथिंग डन हैज इट्स रीजंस। ध्यान रखो, जब जब मैंने आपको कानून पढ़ाया हूं, मैंने आपको हर जगह उसका रीजन बताया हूं। हर कानून का, हर अमेंडमेंट का रीजन होता है। आप कोई भी कानून पढ़ो, कोई भी लॉ पढ़ो, आप इवन जीएसटी पढ़ोगे, आप टैक्स पढ़ोगे, इनकम टैक्स पढ़ोगे, आप कंपनी लॉ पढ़ोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट टैक्स पढ़ोगे, आप आगे चल के कस्टम्स पढ़ने वाले हो, ये सब चीजें जितना भी पढ़ोगे, सब में रीजन होता है। विदाउट रीजन कोई भी चीज नहीं है, हर चीज के पीछे रीजन है। सो वही है, एवरीथिंग डन हैज इट्स रीजन। हर कानून के पीछे, हर कानून के हर प्रोविजन के पीछे, हर अमेंडमेंट के पीछे रीजन है। इट्स बैकग्राउंड, द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम एंड सो ऑन। और ये चीजों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है, नहीं तो आपको कानून ही नहीं समझेगा। तो आपको अगर कोई चीज समझना है तो उसका बेसिक, उसका रीजन समझना जरूरी होता है। These factors apply to an enactment as well. These factors are of great help in interpreting or construing an act and have to be given a convenient nomenclature. और इसी को नाम दिया गया है external aid to interpretation. Apart from the statute itself, there are many matters which are to be taken from factors enumerated below. Historical setting. Historical setting का मतलब होता है वही हिस्ट्री, पहले क्या था। सो हिस्ट्री में कस्टम्स भी आ सकते हैं, पुराना कानून भी आ सकता है, जो भी इस प्रोविजन के पहले था वो हिस्ट्री है। ठीक है, सो कोई भी चीज, चीजों का रीजन होता है कि क्यों ये किया गया, हर चीज का रीजन होता है। आप एक भी चीज पढ़ोगे तो विदाउट रीजन नहीं दिखेगा। आप कुछ भी पढ़ो, आपने जितना भी कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, मैंने हर चीज का आपको रीजन बताया। सो आपने बाकी भी जो भी पढ़ा होगा, हर जगह आपको रीजन पता होगा। सो रीजन इज इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकल सेटिंग में वही है कि रीजन क्या है। जैसे कोई एग्जाम्शन दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था कंपनी लॉ, इसीलिए एग्जाम्शन दिए गए हैं। सो इनफैक्ट कोई भी एग्जाम्शन, आप जीएसटी में एग्जाम्शन पढ़ते, सबका रीजन है, एक एक चीज का रीजन है। आप कोई भी रीजन पढ़ो, कोई भी ये पढ़ो, जैसे फ्लाइट टिकट पे कोई कोई जगह जीएसटी नहीं लगाते। सो आपने देखा होगा कि आप अगर भारत के कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाते हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जीएसटी नहीं लगेगा फ्लाइट टिकट पे। तो ये सबका रीजन है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, सरकार चाहती है कि यहाँ पे बढ़ावा मिलना चाहिए। यहाँ टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी क्षमता है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, लेकिन लोग जाते नहीं। अगर आपको यहाँ के फ्लाइट पे, यहाँ पहुंचने वाले, यहाँ से आने वाले पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो वहां पे जाने वाले लोग बढ़ जाएंगे। सो रीजन होता है, हर चीज का रीजन है। अब वहां पे लेकिन एक और चीज है, अब यहाँ पे ठीक है, ये तो नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, इतने जगह कोई जाने को नहीं देखता, पर वेस्ट बंगाल में एक बागडोगरा करके एक ये है, एक एयरपोर्ट है, वहां पे उसको क्यों छोड़ा है फिर? उसको इसीलिए छोड़ा है क्योंकि जितनी फ्लाइट जाती है पहले वेस्ट बंगाल जाती है, वहां से फिर बाद में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाती है। तो पहले वेस्ट बंगाल में जाएगी, वहां से वो दूर जाती है, और इसीलिए इसके रूल्स हैं। सो हर रूल के रीजन दिए गए हैं। जितने भी आप रूल्स पढ़ते हैं, एग्जाम्शंस पढ़ो, अमेंडमेंट्स पढ़ो, सबके पीछे रीजन है, हर चीज के पीछे रीजन है। सो वो रीजन जानना आपको जरूरी है। वही चीज है हिस्टोरिकल सेटिंग, कि ये जो रूल बनाया गया क्यों बनाया गया, क्या ये इस चीज को रोकने को बनाया या उसको बढ़ावा देने को बनाया। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, तो यहाँ की जो फ्लाइट्स है, इनको आपने जीएसटी से एग्जेम्प्ट क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे बढ़ावा मिलना चाहिए। सो ये हिस्टोरिकल सेटिंग का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर आपने समझो कोई रूल बनाया, समझो क्रॉसिंग ऑफ चेक। सो अपन पढ़ेंगे, जिन लोगों ने अर्ली बर्ड पढ़े उनको पता है, क्रॉसिंग ऑफ चेक जो है ना, ये कस्टम्स के थ्रू चालू हुआ था और बाद में इस पे कानून बनाया। सो कानून क्यों बनाया? क्या ये क्रॉसिंग को रोकने के लिए बनाया या क्रॉसिंग को एक लीगल वैलिडिटी देने के लिए बनाया? ये आपको समझना जरूरी है। सो ये क्रॉसिंग को लीगल वैलिडिटी देने के लिए बनाया। सो कानून दोनों प्रकार से हो सकते हैं। एक कानून हो सकता है जो चीज चली आ रही उसको रोकने को बनाया, जैसे हमने देखा था गैम्बलिंग रोकने को प्राइस कंपटीशन एक्ट बनाया। एक कानून हो सकता है जो चीज चली आ रही उसको लीगल वैलिडिटी देने के लिए बनाया, सो उसको और ज्यादा मजबूती देने को बनाया, जैसे क्रॉसिंग ऑफ चेक। ये पहले कस्टम से चालू हुआ था, लोग क्रॉस करना चालू किए चेक को, और बाद में इसके ऊपर कानून में प्रावधान लाए गए। सो इसको लीगल वैलिडिटी देने के लिए बनाया था। सो मेन चीज है रीजन जानो कि ये जो कानून बनाया गया, ये पुरानी चीज को खत्म करने को बनाया या उसको और बेहतर तरीके से अप्लाई करने को बनाया।
सो वो हिस्टोरिकल सेटिंग का हिस्सा होता है। सो आपको उसका बेसिक रीजन जानना चाहिए। द हिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस विच लेड टू द एनेक्टमेंट इन क्वेश्चन। सो उसका रीजन क्या था, विच लेड टू द एनेक्टमेंट इन क्वेश्चन, क्या वो चीज को बढ़ाने के लिए बनाया था या कम करने के लिए, इज ऑफ मच सिग्निफिकेंस इन कॉन्स्ट्रूइंग एन एनेक्टमेंट। We have, for this purpose, to take help from all those external or historical facts which are necessary in understanding and comprehension of the subject matter and the scope and object of the enactment. तो इससे ही आपको पता लगेगा कि what is the scope, what is the object, क्यों किया गया है। History in general and parliamentary history in particular, ancient statutes, पुराने कानून, contemporary or other authentic works and writings all are relevant in interpreting and construing an act. We have also to consider whether the statute in question was intended to alter the law or to leave it where it stood before. ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है प्राइस कंपटीशन एक्ट, ये कानून बदलने को लाया था। इसके पहले गैम्बलिंग ज्यादा चलती थी, ये लाया गया था ताकि गैम्बलिंग रुक जाए, कम हो जाए। और अगर क्रॉसिंग ऑफ चेक की बात करें तो ये उस कानून को वैसा का वैसा रहने देने के लिए लाया कि क्रॉसिंग चलती रहे बट उसको लीगल वैलिडिटी मिले। सो ये जानना भी जरूरी होता है। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स एंड प्रीवियस लॉ। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट का क्या मतलब है? पुराने कानून जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं और एक नया कानून बनता है। जैसे कंपनीज एक्ट क्या है, ये एक कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट है क्योंकि ये पुराने कंपनीज एक्ट को जोड़ के बनाया है। अब आपको लग रहा होगा सर लेकिन कंपनीज एक्ट पुराना तो खत्म करके बनाया ना। देखो यही चीज आपको कहां से समझेगी, प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल पढ़ो, प्रीएम्बल में ये नहीं लिखा है कि वो कंपनीज एक्ट 1956 को खत्म करने को लाया था। कंपनीज एक्ट 2013 का एम था टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, कंसोलिडेट करने को, जो पुराना कानून है उनको कंसोलिडेट किया गया इससे 1956 है, उसके बाद के छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, ये सबको कंसोलिडेट करो एंड अमेंड करो। ये चीज कहां से पता लगेगी? उसका प्रीएम्बल देखना पड़ता है। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट एंड प्रीवियस लॉज। द प्रीएम्बल्स टू मेनी स्टैट्यूट कंटेन्स एक्सप्रेशंस सच एज एन एक्ट टू कंसोलिडेट द प्रीवियस लॉ, जैसे कि कंपनीज एक्ट का प्रीएम्बल है। इन सच अ केस द कोर्ट में स्टिक टू द प्रिजम्पशन दैट इट इज नॉट इंटेंडेड टू ऑल्टर द लॉ। इसीलिए पुराने जो कुछ रूल्स है ना वो यहां पे आप लगा सकते हैं। जैसे कि कोरम जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, भले ही मीटिंग ऑनलाइन हो रही। ये पुराने कानून के तहत दिया गया एक ऑर्डर था या डायरेक्शन था, बट वो हम नए कानून में फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये कानून पुराने कानून को हटाने को नहीं लाया था, वो उसको जोड़ के अमेंड करने को लाया था। ठीक है, they may solve doubtful points in the statute with the aid of such presumption in intention, rejecting the literal construction. कई बार उसको वर्ड्स फिर छोड़ के आप उसको रीजनेबल मीनिंग दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। यूसेज इज ऑल्सो समटाइम्स टेकन इनटू अकाउंट इन कॉन्स्ट्रूइंग एन एक्ट। तो यूसेज भी आप यूज करते हैं। यूसेज यानी क्या, वो भी जो तौर तरीके चले आ रहे हैं। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि आप जाते हैं आलू खरीदते और पैसे दे देते, दिस इज अ यूसेज ऑफ ट्रेड। वही है। यूसेज इज ऑल्सो समटाइम्स टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कॉन्स्ट्रूइंग एन एक्ट। दिस acts the acts done under the statute provide quite often the key to the statute itself. It is well known that where the meaning of the language in the statute is doubtful, usage, how the language has been interpreted so far and acted upon over a long period may determine its true meaning. ठीक है, it has been emphasized that when a legislative measure of doubtful meaning has for several years received an interpretation which has generally been acted upon by the public. कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक पहले से करते आ रही है, भले वो गलत लग रहा है बट पब्लिक करते आ रही है और कोई रोक नहीं रहा, सरकार को भी पता है, सरकार वो रोक नहीं रही, तो कोर्ट कई बार उसको चेंज नहीं करती, कोर्ट बोलती गलत है पर वो चलेगा। ठीक है, द कोर्ट शुड बी वेरी अनविलिंग to change that interpretation unless they see the cogent reason for doing so. ठोस।
अर्लियर एंड लेटर एक्ट्स एंड एनालॉगस एक्ट। अब ये एनालॉगस क्या होता है? तो एनालॉगस का मतलब होता है जो पेरीमटेरिया है। पेरीमटेरिया या एनालॉगस एक ही बात है। एनालॉगस यानी एक जैसे, एक ही जैसी चीजों से रिलेटेड, जैसे कि इंडियन स्टैंप एक्ट और महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट। दोनों अलग अलग टाइम पे बनाया है। ये 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी अलग अलग टाइम पे बनाया है, बट ये दोनों एक ही चीज से डील कर रहे हैं, स्टैंप ड्यूटी से। इनको हम बोलते हैं एनालॉगस। ठीक है, या फिर इससे और आसान एग्जांपल मैं देता हूं आपको, सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट। ये क्या है? एनालॉगस है। वैसे एसजीएसटी भी है, एसजीएसटी हर स्टेट के अलग एसजीएसटी एक्ट है। वैसे आप एसजीएसटी एक्ट नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि एसजीएसटी सीजीएसटी का कॉपी है। सो सीजीएसटी और आईजीएसटी पढ़ते हैं आप। सो दोनों एक्ट आप साथ में पढ़ते हैं। जब आप जीएसटी पढ़ते हैं, आप सिर्फ सीजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं क्या? तो नहीं, आप दोनों एक्ट साथ में पढ़ते तभी मीनिंग निकाल पाओगे। सो इनको हम बोलते हैं एनालॉगस एक्ट। एनालॉगस यानी जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक्चुअली उसी चीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। बोथ आर इनडायरेक्ट टैक्सेस और दोनों एक ही चीज पे लग रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स पे। ठीक है, इवन आप पुराना एक्साइज भी यूज कर सकते हो इसमें, भले ही वो हट चुका है, बहुत सारे पार्ट एक्साइज के हट चुके हैं, बट एक्साइज ये भी एनालॉगस है, क्योंकि ये भी उसी चीज की बात करता है। जहां जीएसटी लगता है वहां पहले एक्साइज लगता था, तो एक्साइज इज ऑल्सो एनालॉगस। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एनालॉगस एक्ट। सो अर्लियर एंड लेटर लॉज एंड एनालॉगस एक्ट्स, एक्सपोजिशन ऑफ वन एक्ट बाय लैंग्वेज ऑफ अनदर। तो ऐसे केस में आप एक की लैंग्वेज दूसरे से निकाल सकते हैं। जैसे कि आईजीएसटी एक्ट में अगर इंटर स्टेट सेल्स को डिफाइन किया है, सीजीएसटी में नहीं डिफाइन किया, बट आप जब सीजीएसटी पढ़ेंगे तो यहां की डेफिनेशन यहां यूज करेंगे। ठीक है, सो द जनरल प्रिंसिपल इज दैट वेयर देयर आर डिफरेंट स्टैट्यूट्स इन परिमटेरिया, परिमटेरिया का मतलब है एनालॉगस, एक ही चीज से डील करने वाले, दो मेड एट डिफरेंट टाइम्स, हो सकता है डिफरेंट टाइम्स के भी हो। ठीक है, जैसे मैंने स्टैंप एक्ट का बताया एग्जांपल, और इवन एक्सपायर्ड एक्साइज का एग्जांपल ले सकते हैं आप। पुराना कस्टम्स याद रख सकते हैं, कस्टम्स भी अभी तो कई जगह लगता है। सो इनफैक्ट कस्टम्स बहुत जगह लगता है। सो कस्टम्स हो गया, एंड नॉट रेफरिंग टू ईच अदर, भले उसमें रेफरेंस नहीं है फिर भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर चीज पुराने एक्साइज में डिफाइन की थी बट यहां नहीं डिफाइन की, तो आप एक्साइज यूज कर सकते हैं। ठीक है, दे शैल बी टेकन एंड कॉन्स्ट्रिंग टुगेदर एज वन सिस्टम, तो दोनों तीनों को आप एक ही एक्ट मानोगे, एक ही लॉ मानोगे। तो इसीलिए आप जीएसटी लॉ जब बोलते हो ना, तो जीएसटी में आप सिर्फ सीजीएसटी नहीं पढ़ते, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी सब कवर करते हो आप। सो वही दिया है। सो इसको एक ही मानना है, एंड एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ ईच अदर, और मान लेंगे कि ये एक्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इवन एक्साइज जो है वो भी। ठीक है, if two acts are to be read together, then every part of each act has to construe as if contained in one composite act, तो दोनों को कंपोजिट मान के पढ़ो, एक ही मान के पढ़ो। बट इफ देर इज सम क्लियर डिस्क्रिपेंसी, अपोजिट जा रहा है, देन सच डिस्क्रिपेंसी में रेंडर इट नेसेसरी टू होल्ड द लेटर एक्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, तो बाद वाले एक्ट को आप मानोगे। ठीक है, सेम रूल है जैसे प्रोविजन में था कि अगर दो प्रोविजन अपोजिट जा रहे हैं तो आप बाद वाले प्रोविजन को मानोगे। वैसे ही अगर दो एक्ट अलग अलग चीज बता रहे हैं, दोनों एनालॉगस है बट एक जगह कुछ लिखा है दूसरी जगह कुछ और लिखा है, तो ऐसे केस में आप लेटर वाले एक्ट को मानोगे, हैज मॉडिफाइड द अर्लियर लॉ। However, this does not mean that every word in the later act is to be interpreted in the same way as in the earlier act. फिर, where the later of the two act provides that the earlier act should, as far as consistent, be construed as one with it, then an enactment in the later statute that nothing should include debentures was held to exclude debentures from the earlier statute as well. So, in simple words, अगर कहीं पे नए कानून में लिखा है कि एक पर्टिकुलर चीज जैसे डिपॉजिट,
विल नॉट इंक्लूड डिबेंचर्स। एग्जाम्पल है, वास्तविकता से संबंध नहीं है। ठीक है, सो अगर ऐसा लिखा है डिपॉजिट विल नॉट इंक्लूड डिबेंचर्स नए एक्ट में, सो आप पुराने केस में भी सेम रूल लगा लेंगे, एनालॉगस एक्ट्स में भी सेम रूल लगा लेंगे। ठीक है, सो ऐसा है। फिर वेयर अ सिंगल सेक्शन ऑफ वन एक्ट से एक्ट ए इज इनकॉर्पोरेटेड इन अनदर एक्ट से एक्ट बी। अब इसको मैं और आसान तरीके से बताता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कोई एक्ट में दूसरे एक्ट का रेफरेंस आता है। जैसे समझो सिंगल सेक्शन ऑफ वन एक्ट से एक्ट ए, ए एक्ट को मैं बता देता हूं, समझो कंपनीज एक्ट। समझो कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट। एक सेकेंड, हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब समझो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि आप प्रमोटर की डेफिनेशन लेंगे फ्रॉम कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट से आप जब प्रमोटर की डेफिनेशन लेंगे तो प्रमोटर में क्या बोला गया है? प्रमोटर में बोला गया है कि प्रमोटर में कौन कौन आएगा? वो व्यक्ति जो प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर बताया गया है या एनुअल रिटर्न में बताया गया है, वो प्रमोटर रहेगा। फिर हु कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स वर्ड यूज किया है। अब यहां पे इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा था? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा था कि आप कंपनीज एक्ट 2013 से प्रमोटर की डेफिनेशन उठा के लाओ। अब क्या आप सिर्फ प्रमोटर की डेफिनेशन उठाएंगे क्या? तो नहीं, क्योंकि प्रमोटर में प्रोस्पेक्टस वर्ड आ रहा है। अब प्रोस्पेक्टस यानी क्या? इसके लिए अगेन आप कंपनीज एक्ट ही उठाओगे। फिर डायरेक्टर्स यानी क्या? अगेन कंपनीज एक्ट उठाओगे। सो वही लिखा है, अब पढ़ के देखो। वेयर अ सिंगल सेक्शन ऑफ वन एक्ट से एक्ट ए, तो समझो प्रमोटर वाला सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इन अनदर स्टैट्यूट एक्ट बी, समझो इनकम टैक्स एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया। इट मस्ट बी रेड इन द सेंस विच इट बोर इन द ओरिजिनल एक्ट, तो ओरिजिनल एक्ट का वो वर्ड तो आप उठा लोगे। फ्रॉम विच इट इज टेकन कॉन्सिक्वेंटली इट वुड बी लेजिटिमेट टू रेफर टू ऑल द रेस्ट ऑफ एक्ट ए, और साथ में आप एक्ट ए कंपनीज एक्ट को और भी रेफर कर सकते हो। किस चीज के लिए? बाकी वर्ड्स के लिए, प्रोस्पेक्टस, एनुअल रिटर्न्स, डायरेक्टर्स, क्योंकि ये वर्ड्स प्रमोटर वर्ड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो वही दिया है। So it would be legitimate to refer to all the rest of the Act A to ascertain that what that section means, though one section is alone incorporated in the new Act. So भले एक सेक्शन यूज किया था, एक सेक्शन डाला था यहाँ पे, पर उसके अलावा आप बाकी सेक्शंस, बाकी वर्ड्स भी वहीं से आप उठा लोगे फिर। ठीक है, सो ये बताया है। ठीक है, वैसे एनालॉगस का एग्जांपल है, मैंने एनालॉगस नहीं उठाया एग्जांपल में, बट ये सब जगह लगता है। ठीक है, तो एनालॉगस एक्ट में भी सेम चीज अप्लाई होगी। सो एग्जांपल से समझो, याद रहेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कंपनीज एक्ट से प्रमोटर उठाओ, तो आप प्रमोटर के साथ साथ उसके अंदर जो आता है, प्रमोटर मींस एनीवन, एनी पर्सन डिस्क्राइब्ड एज प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस या आइडेंटिफाइड इन एनुअल रिटर्न, तो प्रोस्पेक्टस, एनुअल रिटर्न वहीं से उठाओगे। ठीक है, डायरेक्टर्स वहीं से उठाओगे। ठीक है, तो ऐसा है। सपोज द अर्लियर बाय लॉ लिमिटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पहले समझा देता हूं। समझो पुराना एक कानून था, उसमें बोला था जो चेयरमैन है ये सीए होना चाहिए। नया कानून आया, नए कानून में सिर्फ ये बोल दिया कि चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हो। अब इसमें ये नहीं लिखा है वो सीए होना चाहिए, तो भी हम यहां पे मान सकते हैं कि वो सीए ही रहे। ठीक है, तो पुराना अगर एनालॉगस है तब एनालॉगस में ये यूज कर सकते हो आप। So suppose the earlier bylaw limited the appointment of chairman of an organization to a person possessed of certain qualification, and the later bylaw authorizes the election of any person to be a chairman of the organization. In such a case, later bylaw would be construed so as to harmonize and not to conflict with the earlier bylaw. Means later इसमें भी आप CA को ही फिर appoint करेंगे। The expression any person used in the later bylaw
would be understood to mean only that eligible person who has the requisite qualification under earlier bylaw. ठीक है, सेम. फिर अर्लियर एक्ट एक्सप्लेन्ड बाय द लेटर एक्ट. सो थोड़ा सा बचा है, बट एक काम करते हैं, इतना से ही बचा है, बट अभी एक काम करते हैं, अपन कल ले लेंगे छोटा सा क्लास, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के ऊपर ज्यादा हो गया थोड़ा आज. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेता हूं मैं. सर, अगर प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन डिफरेंट दी रहती है आईटी एक्ट में, तब भी कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन कंसीडर करते क्या? सो देखो, अगर अलग दी है तो आप वहीं की डेफिनेशन उठाओगे, बट यहां पे क्या बोला है? यहां बोला है इनकम टैक्स एक्ट में कि कंपनीज एक्ट से प्रमोटर उठाओ. अब प्रमोटर उठाने के लिए जो प्रोस्पेक्टस है, तो इसके लिए आप फिर आईटी एक्ट का प्रोस्पेक्टस नहीं उठाओगे. ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा प्रोस्पेक्टस उठाओगे? इसके लिए आप कंपनीज एक्ट का ही प्रोस्पेक्टस उठाओगे. ठीक है. एक और आया है, डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कंटेक्स्ट. सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी का मतलब होता है कहीं और कुछ और दिया है तो वो मानोगे, नहीं तो ये डेफिनेशन अप्लाई होगी. सिंपल है वो. ठीक है, चलो कर ही लेते हैं. बोल रहे गौरव जी कंप्लीट, तो कर ही लेते हैं. छोटा सा ही पॉइंट है, कवर कर ही लेते हैं. ठीक है, सो इतना सा पॉइंट बचा है, फिर भी 15 मिनट लगेगा, तो कर लेते हैं कवर. और इसके बाद एक और अगली क्लास अपनी कल ले लेंगे अपन. अब संडे है, बट अपन जो अपना अदर लॉज वगैरह बचा है वो कर लेंगे. चलो, अर्लियर एक्ट एक्सप्लेन्ड बाय द लेटर एक्ट. Not only may the later act be construed in the light of earlier act, but the later act sometimes furnishes a legislative interpretation of the earlier one, if it is pari materia, and if but only if the provision of the earlier act are ambiguous. In simple words, आप दोनों को एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं. पुराना एक्ट, नया एक्ट, नए एक्ट को पुराने एक्ट के लिए. बोथ द एक्ट्स कैन बी यूज्ड in construing the other one. Where the earlier statute contained a negative provision, but the later one merely omits that negative provision. So उसका ये मतलब नहीं कि वो अलाउ कर दिया. ठीक है, तो ये ध्यान रखो. कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक कानून में कोई एक पर्टिकुलर चीज को ओमिट कर दिया. पुराना कानून उसको परमिट नहीं करता था, मना करता था कि आप ये नहीं कर सकते. जैसे चोरी करना मना था, पुराने कानून में लिखा था चोरी नहीं कर सकते. कानून बदल गया, नए कानून में चोरी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या इसका मतलब चोरी करना अलाउ कर देंगे? तो नहीं, तो वही चीज लिखी है. सो वेयर द अर्लियर स्टैट्यूट कंटेन्ड अ नेगेटिव प्रोविजन, चोरी करना गुनाह था, बट द लेटर वन मियरली ओमिट्स दैट नेगेटिव प्रोविजन, उसमें छोड़ दिया, उसने चोरी के बारे में कुछ नहीं लिखा. दिस कैन नॉट बाय इटसेल्फ हैव द रिजल्ट ऑफ सब्सटेंटिव अफर्मेशन. सो इसका ये मतलब नहीं कि वो अलाउ कर दिया है. In such a situation, it would be necessary to see how the law would have stood without the original provision and the terms in which the repealed sections are reenacted. So आपको पूरा context ध्यान रखना पड़ेगा. The general rules and the forms framed under the act which enacted that they should have the same force as if they had been included in it. Any may. एक सेकंड, यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ है. The general rules and forms framed under an act which enacted that they should have the same force as if they had been included in it may also be referred to. ये any को हटा दो, यहां से any काट दो. ठीक है, अब पढ़ के देखते हैं. The general rules and forms framed under an act which enacted that they should have the same force as if they have been included in it may also be referred to for the purpose of interpretation of the act. In simple terms, ये आप बेस्ट एग्जाम्पल वही है. एग्जाम्पल से ध्यान रखो कि अगर कोई पुराना एक्ट कोई चीज नहीं करने बोलता था और नए एक्ट में उसने कुछ नहीं लिखा है, तो आप उसका ये मतलब नहीं रखोगे कि नया एक्ट उसको परमिट करता है. ठीक है, तो सिंपल वही ध्यान रखो. फिर रेफरेंस टू रिपील्ड एक्ट. रिपील्ड एक्ट अगर कहीं पे रेफर किए गए हैं तो क्या होगा? हाँ, एक क्वेश्चन और आया, पुराने एक्ट को यूज ही क्यों करना है? सो पुराने एक्ट को यूज तब करना है जब एम्बिग्यूटीज है, नहीं तो हमेशा नहीं करते अपन. सो पुराना एक्ट अगर एनालॉगस है तो इट कैन बी यूज्ड. जैसे एक्साइज का एग्जांपल लो, एक्साइज और जीएसटी. अगर जीएसटी में कोई चीज बोली च नहीं है, भूल गए लिखना, लेकिन पुराने एक्साइज में वो लिखा था,
तो आपको एक्साइज यूज करना अलाउड रहेगा। ठीक है, सो अगर कुछ नहीं लिखा है तब यूज करते हैं, या एम्बिग्यूटीज है तब यूज करते हैं अपन। ठीक है, रेफरेंस टू रिपील्ड एक्ट, where a part of an act has been repealed, it loses its operative force। so वैसे तो खत्म हो जाता है, फिर भी such a repealed part of the act may still be taken into account for considering the unrepealed part। this is so because it is a part of the history of the new act। तो हिस्ट्री को आपको ध्यान रखना है, और पुराना रिपील्ड एक्ट का भी कुछ हिस्सा आप यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी डेफिनेशंस, क्या आप डिक्शनरी डेफिनेशंस यूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, पर कब? जब इसकी खुद की डेफिनेशन ना हो, उस एक्ट में खुद की डेफिनेशन ना हो। सो फर्स्ट we have to refer to the act in question to find out if any particular word or expression is defined in it। so पहले आप उस एक्ट को देखोगे। where we find that a word is not defined in the act itself, अगर उसमें नहीं दिया है, we may refer to dictionaries to find out the general sense। ठीक है, however in selecting one out of several meanings, कई बार बहुत मीनिंग हो सकते हैं, we must always take into consideration the context in which it is used। It is the fundamental rule that meanings of the words and expressions used in the act must take their color from the context in which they appear। Further, judicial decisions laying down the meaning of the word in construing a statute in pari materia will have greater weight than meaning furnished by dictionaries। Again same example, कि जैसे समझो CGST एक्ट में कुछ बताया गया है, या समझो पुराने एक्साइज एक्ट में कुछ डिफाइन किया था जुडिशियल डिसीजन के द्वारा, so that will be considered as valid definition in new act as well। ठीक है, however for technical terms reference may be made to technical dictionaries। अगला है सिंपल, फॉरेन डिसीजंस यूज कर सकते क्या? कर सकते, बट सिर्फ तब जब फॉरेन और आपका जूरिस्प्रूडेंस सेम हो। जूरिस्प्रूडेंस यानी न्यायपालिका, एक प्रकार की न्यायपालिका हो। इसीलिए हम देखते हैं कई जगह हम जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कानून थे, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए केस लॉस थे, वो आप रेफर करते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के जो केस लॉ है, जैसे कि सॉलमन वर्सेस सॉलमन, आप यूज करते हैं। ठीक है, पर आप ऐसा नहीं देखेंगे कि आप चाइना का कोई कानून यूज कर रहे हैं, चाइना का कोई केस लॉ यूज कर रहे हैं, सो वो नहीं देखोगे आप, क्योंकि उनका जूरिस्प्रूडेंस अलग चलता है, उनके न्यायपालिका अलग है, तो वो नहीं चलेगा। बट हाँ, अगर आप समझो इंग्लैंड वगैरह यूज कर रहे हैं, वो सिमिलर जूरिस्प्रूडेंस पे काम करते हैं, जैसा अपने यहाँ चलता है वैसा वहां चलता है, तो ऐसे केसेस में आप फॉरेन डिसीजंस को यूज कर सकते हैं। सो फॉरेन डिसीजंस of countries following the same system of jurisprudence as ours and given on laws similar to ours can be legitimately used for construing our own act। However, prime importance is to be given to the language of the Indian statute। Further, where guidance can be obtained from Indian decisions, reference to foreign decisions may become unnecessary। So, अगर Indian decision है तो foreign decision useless हो जाएंगे। आखिरी चीजें ये आप एक बार रीड करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक फर्क बता देता हूं। इसमें क्या दिया है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन रिलेटेड टू डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अभी तक हमने जितना भी पार्ट पढ़ा, ये पूरा कितना था, किसके ऊपर था? स्टैट्यूट के ऊपर। कानून को इंटरप्रेट कैसे करोगे आप, लॉ को इंटरप्रेट कैसे करोगे, और डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हमने। अब सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इन सिंपल टर्म्स यहां पे कुछ भी नया नहीं है, सेम चीज लगेगी। डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स में कई बार जो टर्म्स डिफाइन की जाती है वो आप यूज करोगे। डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स में अगर कहीं प्रोविजंस में कुछ गड़बड़ है, एक जगह कुछ और लिखा है, दूसरी जगह कुछ और लिखा है, तो एज फार एज पॉसिबल उसको हार्मोनाइज करो। ज्यादातर केस में लिटरल इंटरप्रिटेशन करो। कभी अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है या गड़बड़ लग रहा है, एम्बिगियस है, मोर देन वन इंटरप्रिटेशन इज पॉसिबल, तो ऐसे केसेस में आप सेंसिबल मीनिंग निकालो, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, सो अट्रस मैगिस वैलेट क्वाम्पेरेट, वो यूज करो। सो ये जो जनरल रूल हमने पढ़े फॉर कंस्ट्रूइंग दी स्टैट्यूट, वही रूल्स लगते हैं इन डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। एक रूल सिर्फ बदलता है, सिर्फ एक रूल, वो रूल मैं बता देता हूं, बाकी चीजें ध्यान रखने के लिए सेम चीज है, ऊपर का आप पढ़ लोगे सेम चीज आपको मिल जाएगी, सिर्फ ये एक रूल बदलता है। याद रखो मैंने बोला था कानून में एक जगह कहीं कुछ और लिखा है, दूसरी जगह कुछ और लिखा है, तो दोनों को आप जब तक हो सके हार्मोनाइज करो।
पर अगर आप हार्मोनाइज नहीं कर सकते तो आप क्या फॉलो करते हैं? जो रूल बाद में बना था, जो डिसीजन बाद में था, जो एक्ट बाद में बना था, एक्ट में भी सेम रूल है, प्रोविजन में भी सेम रूल है। पर जब आप डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, यहां रूल बिल्कुल अपोजिट है। जब दो प्रोविजन है विच कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड, हार्मोनी ला ही नहीं सक रहे आप, तो ऐसे केस में यू विल रीड ओनली द फर्स्ट प्रोविजन, सेकेंड को आप इग्नोर करोगे। ऐसा क्यों? अब सोच के देखो, जब आप डीड्स बनाते हैं ना, डीड्स बनाने में अलग प्रकार से आपका माइंड चलता है। जब आप डीड्स या डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो पहले ध्यान में आते हैं अपने को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर ऊपर लिखते हैं हम शुरुआत में, फिर जो छोटे मोटे पॉइंट होते हैं उनको पीछे लिख देते हैं अपन। सो यहां पे इस रूल के हिसाब से जब आप डीड्स या डॉक्यूमेंट्स का इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो ऐसे केसेस में आप वो वाले रूल को मानते हैं जो पहले लिखा था, यहां बाद वाला रूल नहीं माना जाता। सो इतना सा फर्क है डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स है, बाकी सब रूल्स वैसे के वैसे अप्लाई होते हैं। सो ऊपर वही लिखा है कि सब रूल्स वैसे के वैसे अप्लाई होंगे, सिर्फ एक पॉइंट चेंज होता है। इट मे ऑल्सो हैपन दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर क्लॉजेस ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट. An effort must be made to resolve the conflict by interpreting the clauses so that all the clauses are given effect to. So harmonize karo. If, however, it is not possible to give effect to all of them, then it is the earlier clause that will override the later one. So you will follow the earlier clause. तो यहाँ पे earlier clause को आपको मानना है, और वही जब आप कानून पढ़ते हैं तो कानून में लेटर प्रोविजन को आप मानते हैं। यहाँ पे अर्लियर क्लॉज विल प्रिवेल, क्योंकि पहले जो पॉइंट्स आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। हाँ, और कोई डाउट होंगे तो आप पूछ लो। अपना थोड़ा सा ये बचा है डिस्कशन। अपने को मेन जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो देखना है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्वेश्चन आंसर्स देखोगे तो आपको लगेगा बहुत आसान हो रहा है। शुरुआत में थोड़ा आपको इसकी लैंग्वेज पढ़ने में डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा अलग प्रकार का, नए प्रकार का एक्ट है और नए प्रकार के रूल्स हैं। सो इनमें आपको कुछ वर्ड्स ऐसे दिखेंगे जो थोड़े भारी है, जैसे परिमटेरिया वगैरह। सो उसका मतलब एनालॉगस, एक जैसे। ठीक है, सो ये सब जो वर्ड्स हैं ये भारी पड़ सकते हैं शुरुआत में, बट अल्टीमेटली आप इसको एक दो बार रीड करेंगे तो आप फैमिलियर होते जाएंगे और आपको लिखना आसानी से जम जाएगा। और क्वेश्चन बैंक जो दी गई है, क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन है उतने कर डालो, दैट विल बी सफिशिएंट। ये दो चीजें थोड़ी कम आती हैं, इनको डिफिकल्ट माना जाता है। ये दोनों ही चीजों को डिफिकल्ट मानते हैं अपन, पर अल्टीमेटली आपको एक बार पहले रीड करो और उसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो तो आपको डिफिकल्टी नहीं लगेगी। एक क्वेश्चन आया, लेटिन फ्रेजेस कौन से याद रखना है? एज फार एज पॉसिबल सभी याद रखो, जितने भी लेटिन फ्रेजेस है सभी याद रखो। ठीक है, और डिक्शनरी लेके बैठो, ये जब आप पढ़ रहे हो तो डिक्शनरी के साथ पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। हाँ, सो ये वाले चैप्टर थोड़ा शुरुआत में आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट आपको ये रीड करना है और वर्ड टू वर्ड रीड करो, क्योंकि आप अगर सोचोगे आपको समझ गया है ये पूरा, सिर्फ दिक्कत जाएगी आपको रीडिंग में। सो अगर आप रीड करोगे, बराबर डिक्शनरी लेके बैठोगे और बराबर वर्ड्स को समझ समझ के लिखोगे तो आपको तकलीफ नहीं जाएगी। पर शुरुआत में तकलीफ जा सकती है, क्योंकि अलग प्रकार के रूल्स हैं, बहुत सारे लैटिन मैगजीम्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, बट आपको पढ़ना है वो और लिखना भी है, एग्जाम में आ सकते हैं वो लैटिन मैगजीम्स। ठीक है, तो ऐसा है। एक कुछ तो भी लिखा है, संस्कार ने भेजा है, देखते हैं। अच्छा, लैटिन मैगजीम का इन्होंने पूरा एक ये बना लिया है, शीट बना ली, तो ऐसा आप भी बना सकते हैं या सेम शीट यूज कर सकते हैं। सो पूरा एक जगह लिख लिए, पढ़ लिए, रोज एक बार पढ़ लिए, याद हो जाएंगे। तो इसमें रीडिंग इंपॉर्टेंट है, आप जितना रीड करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे फाउंडेशन में आप जब लॉ शुरू किए थे तो तभी डिफिकल्ट लगा था, धीरे धीरे पढ़ते गए आसान लगने लगा। वैसे यहाँ पे भी अभी ये जो है ये थोड़े अलग प्रकार के, कंपनीज एक्ट भी जब नया चालू हुआ था थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, क्योंकि अलग प्रकार का कानून था। फिर धीरे धीरे आपने देखा कंपनीज एक्ट बहुत अच्छे अच्छे से जम गया आपको। फिर ये जो दो चीजें हैं, इंटरप्रिटेशन के रूल्स, ये अलग प्रकार की चीज हो गई। सो ये भी शुरुआत में डिफिकल्ट लगेंगे, बट जैसे ही आप इसको पढ़ने लगोगे तो आपको ये और आसान लगने लगेंगे। ठीक है, सो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, रीड करो, स्किप नहीं करना। सीए एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज को स्किप नहीं करना।
ठीक है, जो भी चीज है पूरी पढ़ो, 100% कवर करो। कोई भी चीज को अगर आप स्किप करने जाओगे तो बहुत तकलीफ जाएगी। सीए एग्जाम्स में बिल्कुल भी स्किप मत करना कोई भी चीज को। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ो। कोई हेल्प लगती है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम डायरेक्ट मिलेंगे जब अपनी रिवीजन बैचेस होगी, तो रिवीजन बैचेस में अपन मिलेंगे, या फिर जो अपने ये रहेंगे। रिवीजन तो 1 डे की होती है जनरली, 1 डे 2 डे की होती है इंटरमीडिएट में। इसके अलावा अपने जो अमेंडमेंट्स वगैरह रहेगा उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। अमेंडमेंट्स में देखो ऐसा है कि अपना मेन एम ये नहीं रहता कि भाई अमेंडमेंट्स जो है जबरदस्ती की बैच लो। बैच अपन तब लेंगे जब मेजर अमेंडमेंट्स रहेंगे जिसके लिए बैच एक्चुअली रिक्वायर्ड है। अगर बैच रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं आपको अमेंडमेंट की शीट बना के दे दूंगा। सो उसकी बैच नहीं लूंगा, क्योंकि आखिरी टाइम पे जो टाइम है वो बहुत क्रुशियल होता है। आपको मेन चीज रहेगी कि जो टाइम है वो कम मिलता है। तो बैचेस वगैरह करना या अमेंडमेंट के क्लास लगा रहे हैं उसके पीछे भाग रहे हैं, ये सब नहीं करना है अपने को। ठीक है, तो अपन ऐसी क्लासेस तभी लेंगे जब जरूरत होगी। ठीक है, सो अगर जरूरत नहीं होगी तो मैं सिर्फ शीट में आपको अमेंडमेंट्स दे दूंगा कि ये चीज थी, इसके जगह ये लगने वाली है। सो दैट विल बी सफिशिएंट। बट अगर जरूरत होगी तो मैं आपको अमेंडमेंट की क्लास प्रॉपर लूंगा। ठीक है, सो चांसेस है अमेंडमेंट की क्लास होने के, ज्यादा चांसेस है। सो अपन उसमें कवर करेंगे चीजें। ठीक है, सो आज कंक्लूड करते हैं। बाकी कल अपन क्लास एक काम करते, कल नहीं रखते, अगले संडे से रखेंगे फिर। सो ये कंप्लीट हो ही गया है। एक अपना जो टॉपिक बचा है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कब होने वाला है। जैसे अपने को कौन सा बचा है, क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना बचा है, पिछला जो चैप्टर था कंपनीज एक्ट का उसका। तो वो मैं अलग से आपको ग्रुप में बता दूंगा, तो वो अपन कर लेंगे। सो कल एक काम करते, कल नहीं रखते अपन क्लास। और क्लास अच्छी थी वैसे। सो बाकी बहुत सारे लोग अर्ली बर्ड वाले भी हैं, बाकी कुछ लेट वाले भी हैं। सो अर्ली बर्ड वालों को थोड़ा फायदा दिखेगा, थोड़ा उनको ज्यादा टाइम मिलेगा। बाकी लेट वालों को भी फायदा दिखेगा ही। एग्जाम्स पोस्टपोन हो रही है धीरे धीरे सब। सो टाइम उतना मिल ही जाएगा एक्स्ट्रा का। सो अभी फिलहाल पढ़ना चालू रखो, कंटिन्यू रखो, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। सेकेंड ग्रुप के साथ टाइम बहुत कम मिलता है, सेकेंड ग्रुप सुबह से शाम तक चलता है और टाइम बहुत कम मिलता है। बट फिर भी साथ साथ में पढ़ते जाना, सेकेंड ग्रुप भी साथ साथ पढ़ो। आखिरी के 3 महीने में सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। सो अभी साथ में सब चीजें हो जाना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों के लिए जो भी आपको हेल्प लगती है, कुछ वीडियोस वगैरह लगते हैं वो सब बना के भेजते रहूंगा अगर कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट लगती है तो। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। अच्छी रही वैसे बैच। तो ऐसा है, काफी अच्छी रही अपनी क्लास। और जो लोग अर्ली बर्ड वाले हैं उन लोग अभी फिर अब छुट्टी हो जाएगी आपकी, अच्छा है। तो टाइम मिलेगा, पढ़ाई चालू रखो, कंटिन्यू रखो। और जो लेट बर्ड वाले हैं उन लोग से अब अपन मंडे को मिलेंगे, कल नहीं लेते क्लास, मंडे को लेते हैं। और मंडे से फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बचे हुए जो हैं वो चालू करेंगे। और एक हफ्ते में वो कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीक में अपना बचा हुआ जो है, क्योंकि 2 ही बचे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी, एक ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो वो दोनों कवर कर लेंगे और फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लगभग 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा वो। ठीक है, सो चलो, थैंक यू। काफी अच्छी थी क्लास, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई की अपन ने। तो एकदम इंटरेस्टिंग चीजें पढ़े बहुत सारी, और बहुत एंजॉयमेंट भी हुआ। आप लोग भी काफी मस्ती करते रहते थे। सो अब मस्ती थोड़ी कम रहेगी हम लोगों के लिए। तो जो लोग चले जाएंगे, बाकी जो लोग रहेंगे वो करेंगे थोड़ी थोड़ी मस्ती। सो चलो ठीक है। सो ज्यादा इमोशनल ना होते हुए अपन आज की क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। और कुछ भी लगा तो आप हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। कुछ भी लगता है तो आप मुझे बोल सकते हैं। सो लेट्स कंक्लूड। अगले बार बाकी लोगों के साथ तो मैं मिलूंगा, और बाकी जो अर्ली बर्ड वाले हैं उनसे मैं फिर से मिलूंगा जब अपन अमेंडमेंट की क्लासेस देंगे तब। चलो, थैंक यू।